ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ पॉलीमर्स। लास्ट सेशन बच्चों थोड़ा सा थिंक कुछ टेक्निकल इशू था तो सडनली वो क्लोज हुआ था। पिछले वीडियो से आप यहाँ पर कंटिन्यूशन में देखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा। चलो, सो आगे हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पॉलीअमाइड फाइबर्स का जो ग्रुप है, ठीक है, पॉलीअमाइड फाइबर्स का जो ग्रुप है बेसिकली दे आर नोन एज नायलॉन्स इन जनरल ना। और मैंने आपको ये भी कहा था कि उनको हम लोग सॉल्ट्स की तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। पॉलीअमाइड्स को अपन क्या बोलेंगे कि बेसिकली ये क्या है, ये नायलॉन सॉल्ट्स भी क्लासिफाई किए जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जिन दो रिएजेंट से बन रहे हैं ना, उसमें से एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है। एसिडिक वाला कौन सा पार्ट है जिसमें से आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा? लॉजिकल है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा। और अमाइन यानी कि जो बेसिक पार्ट है उसमें से आपको क्या मिलेगा? NH। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो इसलिए इसको नायलॉन सॉल्ट बोलते हैं। अच्छा, ये सॉल्ट है तो इसका जो बनने का प्रोसेस है, क्या उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं? आप ये सोच सकते हो, जो बनने का प्रोसेस है उसको क्या बोल सकते हैं अपन? न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें 4 वेराइटीज विल बी देयर, नायलॉन 6, 6, 2, 6 एंड 610, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोमर्स। इनमें जो मोनोमर है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसके ऊपर ये नाम दिया गया है। करेक्ट है ना। अब इसमें पहला कैटेगरी आपको दिया है नायलॉन 6,6, जिसमें देयर आर 2 डिफरेंट मोनोमर्स बोथ कंटेनिंग 6 कार्बन एटम्स ईच, हेंस द नेम इज 6,6। देखो 6,6 का मतलब समझ लो, ध्यान से, रट्टा नहीं मारना है, समझना है क्या बोल रहा है वो। 2 अलग अलग मोनोमर है, यस, दोनों में 6 कार्बन एटम्स ईच प्रेजेंट है। 6 कार्बन यहां पे है, 6 कार्बन यहां पे है, ठीक है। यानी कि अगर एक पूरा यूनिट मैं देखूंगा, एक पूरा यूनिट है ना मोनोमर्स का मिला के, ठीक है, तो वो पूरे यूनिट में 12 कार्बन एटम्स आएंगे। सही बात है ना। ओके, ये 2 मोनोमर्स कौन से हैं? लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई देम। द फर्स्ट मोनोमर इज एडिपिक एसिड। फर्स्ट मोनोमर इज एडिपिक एसिड। अभी एडिपिक एसिड के बाजू में आप अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिख के रखेंगे बच्चों? इट इज 6 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। ये 6 कार्बन का क्या है बच्चों? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब ऑब्वियसली कि इसमें 2 COOH ग्रुप लगे हुए हैं, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको वैसे लिस्ट करवाई हुई है, ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, वैसे यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड से चालू होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। मिथिलीन ग्रुप क्या है? तो भाई मिथिलीन ग्रुप CH2 है, हेक्सा 6 CH2 और डायअमाइन 2 अमाइन NH2 तो टोटल कितना हुआ? 6 कार्बन हुए अगेन। ओके, सो दिस इज हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। सो नाउ व्हाट डज इट लुक लाइक? चेक। देखो एडिपिक एसिड में ध्यान से प्लीज देखना, यहाँ पे बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करके आते हैं। यहाँ पर कितने CH2 दिख रहे हैं आपको सेंटर में? देखो जरा बच्चों, स्क्रीन पे दिख रहा है CH2 कितनी बार है? 4 बार है, और 2 COOH ग्रुप है। क्या यह दिख पा रहे हो आप लोग? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, टोटल कितने हुए? COOH 2 और बीच में ये, टोटल हो गए 6। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एडिपिक एसिड है। आप बोलोगे ठीक है, डन। इसके आपको कितने चाहिए? N मोल्स चाहिए, ओके। साथ ही साथ N मोल्स ऑफ हेक्सामिथिलीन डायअमाइन है, यानी कि CH2 6 टाइम्स और दोनों साइड पे अमाइन ग्रुप NH2। क्लियर हो गई बात? इजी है। अच्छा, ये एडिपिक एसिड ऑब्वियसली एसिड है, और ये अमाइन जो है ये ऑब्वियसली क्या है? बेस है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, हेंस द नेम नायलॉन सॉल्ट। अब ध्यान से सुनना, इस नायलॉन सॉल्ट की पहचान क्या है? व्हाट इज द बेसिक रिपीटिंग यूनिट? जो आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक यूनिट क्या है उसके ऊपर जरा फोकस करते हैं, ठीक है। नाउ दिस एसिड एंड बेस टुगेदर will do what? It will remove water molecule. Yes बच्चों, तो यहां से OH और एक H निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा आपका।
तो C डबल बॉन्ड O NH बचना चाहिए। Am I right? Everybody understands this? C डबल बॉन्ड O NH बचना चाहिए। पर अगर आप देखोगे तो यहां पर उन्होंने चार्जेस लिखे हैं, यहां पर उन्होंने क्या लिखा है, चार्जेस लिखे हुए हैं, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कैन यू सी दैट? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है और O पे, ऑक्सीजन पे क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस सच अ मॉलिक्यूल वेयर यू हैव ऑपोजिट चार्जेस एग्जिस्टिंग टुगेदर इन द सेम दिस थिंग, इसको हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग ज्विटर आयन ऐसा बोलते हैं। पर फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, आप देखो, जो मैंने कहा आपको, C डबल बॉन्ड O NH, ये आपका रिपीटिंग यूनिट बन जाएगा। कैन यू सी द रिपीटिंग यूनिट? क्या बना? C डबल बॉन्ड O NH, है ना। अब ये जरा मैं आपको प्रॉपरली लिख के बताता हूं कि आपको लिखना कैसे इसको एग्जाम में। ध्यान से देखना। आई होप एवरीबडी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन क्लियरली। HOC डबल बॉन्ड O, अभी वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में नॉर्मल COH लिखा है, अपन पूरा स्ट्रक्चर के साथ लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम्स C डबल बॉन्ड O OH प्लस HNH। मैंने NH2 को भी सेपरेट करके लिख दिया, HNH। CH2 6 टाइम्स NHH। यहां तक क्लियर हो गया? ये ऐसा क्यों लिखा अब आपको समझ में आएगा। देखो एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे ताकि एकदम इजी रहे, कहीं पे कोई मिस्टेक का चांस ना हो, और आपका जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो इसको, एग्जाम में लिख के दे रहे हो, तो आपके स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिल जाए इजीली। क्या हुआ यहाँ पे, देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। क्या हुआ यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा निकल गया। तो अगर मैं ये पार्ट को पूरा निकाल देता हूं, नाउ यू कैन सी, देखो C डबल बॉन्ड और NH बन जाएगा, है ना, दिख रहा है ना सबको। बस यही करना है, बस इन चीजों को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, है ना, इस तरह से। तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकला। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो मैं इसको कंडेंसेशन बोल सकता हूं क्या? अगर वाटर मॉलिक्यूल निकला तो क्या मैं इसको कंडेंसेशन बोल सकता हूं? प्राइमरीली देखा जाए तो कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, पर कैन आई से द मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म विल बी अ न्यूट्रलाइजेशन? यस, ठीक है। तो कुछ लोग इसको कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं, कुछ लोग न्यूट्रलाइजेशन भी बोलेंगे, बिग डील, एक ही बात है। ओके, सो ये बेसिकली एक सॉल्ट है, इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं आपको और फिर उसके थ्रेड या फाइबर्स बनाए जाते हैं। यहां पर मेन चीज जो आपको नोट करनी वो ये है कि रिपीटिंग यूनिट जो है ना बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो रिपीटिंग यूनिट बनता है उसके ऊपर फोकस करना है आपने। देखो हाँ, वो है C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, और उसको दो तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है, वो अभी आपको समझेगा अच्छे से। मैं ये एज इट इज यहाँ पे लिख के आपका ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देता हूँ, है ना, और इसको हटा दिया मैंने, और ये देखो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हिस्सा है C डबल बॉन्ड ONH का, ये आपका बन जाता है रिपीटिंग यूनिट, है ना बच्चों। ओके, और ये रिपीटिंग यूनिट को आप बोलते हो अमाइड लिंकेज। क्या बोलते हो बच्चों? अमाइड लिंकेज। और ऐसे अमाइड लिंकेज, अच्छा थोड़ा इमेजिन करो जरा, ऐसा एक अमाइड लिंकेज यहां भी बनेगा क्या? ये बाजू, इसके आगे एक एडिपिक एसिड रहेगा। देखो, एक एडिपिक एसिड, फिर एक अमाइन, फिर एक एडिपिक एसिड, फिर एक अमाइन, फिर एडिपिक एसिड, फिर अमाइन। तो यहां पर जब आएगा तो यहां भी एक बनने वाला है आगे जाके, है ना, फिर ये पूरा कंटिन्यू होगा। फिर इस तरफ पीछे इसमें का भी तो निकलेगा ना, इसमें का भी OH निकलेगा, और हाँ फिर यहां पे भी NH बनेगा। तो क्या अब मुझे रेपिटेशन दिखना शुरू हो गया? तो मेरा रिपीटिंग यूनिट कौन है? मेरा रिपीटिंग यूनिट है अमाइड लिंकेज। क्या ये दिमाग में गया? इसीलिए इसको पॉलीअमाइड फाइबर ये वर्ड बोला। काफी सिंपल और लॉजिकल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ C डबल बॉन्ड और NH है ना, ये हमारा मेन रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। CH2 4 बार, CH2 6 बार, वो तो पार्ट ऑफ रिएजेंट्स था ही, बट इसका कैरेक्टराइजेशन, इसकी पहचान क्या है? अमाइड 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 अमाइड, ये इसकी पहचान है ना, तो इसलिए इसका नाम रखा पॉलीअमाइड फाइबर। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा,
स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा एग्जाम में, ये याद रखना। तो जो मैंने रिएक्शन अभी आपके सामने लिखा, ये एज इट इज आपको रिएक्शन लिखना है, और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड अप्रोच है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट जेई सीईटी के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। आप इमेजिन करो कि एडिपिक एसिड हेक्सामिथिलिन डायमाइन, एडिपिक एसिड हेक्सामिथिलिन डायमाइन एक के बाद एक लगा दिए। आप बोलोगे ठीक है, अमाइड 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 रिपीट हो रहे हैं, ये भी ठीक है। एक टाइम के बाद आके कहीं ना कहीं तो चेन खत्म होगी ना, कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, चेन जो है वो खत्म हो जाएगी। करेक्ट बोल रहा हूं, है ना। ऐसे तो जब टर्मिनल्स बनेंगे, जब टर्मिनल मतलब कि ये अब मॉलिक्यूल तैयार हो गया, ऐसे n टाइम्स हो रहे हैं ना, ऐसे क्या हो रहे हैं, n टाइम्स हो रहे हैं। जब ये मॉलिक्यूल बन गया तो एक साइड पे कार्बन फ्री रहेगा, खाली रहेगा उसका एक बॉन्ड, और एक साइड पे नाइट्रोजन का बॉन्ड एक फ्री रहेगा, खाली रहेगा। बरोबर बोल रहा हूं, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल। क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसको हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या ये इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूल में एक सी टर्मिनल होगा, एक एन टर्मिनल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को देता हूं। लगान पिक्चर सबने देखी ना, उसका पोस्टर देखा है, सब वो ऐसे हाथ पकड़ के खड़े 11 लोग, है ना। तो जो सेंटर में लोग खड़े, उनका तो दोनों हाथ ऑक्यूपाइड है ना, उसका राइट से भी किसी ने हाथ पकड़ा है, लेफ्ट से भी पकड़ा है। जो एकदम फर्स्ट वाला खड़ा, उसका राइट हैंड फ्री है, और जो लास्ट ये साइड खड़ा, उसका लेफ्ट हैंड फ्री है कि नहीं। एक हाथ तो फ्री होगा ना दोनों साइड वालों का, अनलेस दे फॉर्म अ सर्कल। सही बोल रहा हूं, बस वैसे ही आप समझो, वैसे ही समझो कि ये सबको लाइन से लगा दिया, एक साइड पे कार्बन फ्री हो गया, एक साइड पे नाइट्रोजन फ्री हो गया। जहां कार्बन फ्री है वो सी टर्मिनल, जहां नाइट्रोजन फ्री है वो एन टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, इसका बहुत ही प्यारा सा यूज, राइट और लेफ्ट का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, नहीं राइट और लेफ्ट का कोई फिक्स नहीं है बच्चों, है ना। इसका बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन आपको बायोलॉजी में, डीएनए में भी आता है। डीएनए में भी सेम होता है ना, 3' एंड 5' एंड ऐसा बनाते हैं अपन डीएनए के स्ट्रक्चर में। कौन सा कार्बन फ्री है उसके ऊपर सेम लॉजिक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका नायलॉन 6,6। स्ट्रक्चर इजी है, 2 रिएजेंट के नाम याद कर लोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। चलो अब मार्किंग कर लें फटाफट, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो छोड़ के आप जो मैंने लिखवाया है वो लिख सकते हो। दिस पार्ट यू कैन skip, that is fine. You can directly write adipic acid and hexamethylene diamine and directly write the name of the salt. Is that clear? That is easier. अच्छा, और इसके n टाइम्स लिखना मत भूलना, n टाइम्स लिखना मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये रहा, ये वाला। The number 6,6 in the name stand for the number of carbon atoms in the 2 बाइफंक्शनल मोनोमर्स, है ना। बाइफंक्शनल मतलब दोनों में 2-2 फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि एडिपिक एसिड भी डाई कार्बोक्सिलिक है और डायमाइन वाला भी ऑब्वियसली डायमाइन है, ठीक है। हैज हाई मॉलिक्यूलर मास 12,000 to 50,000 यूनिट्स। इट इज अ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर। लीनियर है वो तो दिख रहा ही है ऑब्वियसली, फाइबर फॉर्म में भाई, है ना। कंडेंसेशन क्यों है ये समझा दिया ना मैंने। क्या निकला था, वाटर मॉलिक्यूल निकला था, ये भी समझा दिया। ओके, इट पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, पता है इंडियन स्टूडेंट्स को तो ये पता ही है भाई, बचपन से कपड़े सूख रहे हैं हमारे नायलॉन के रस्सी पे, ठीक है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एवरीबॉडी नोज, ठीक है। हमारी रजाइयाँ सूख रही हैं वहाँ पे उसके ऊपर, ठीक है। ओके, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शीट्स, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, सर्जिकल सूचर्स। आप में से किसी ने अगर सर्जरी वगैरह करवाई है, टाँके देते हैं जो सर्जिकल सूचर्स, है ना। जैसे मैं अगर कोई विजडम टूथ की सर्जरी कर रहा हूँ तो उसमें जो सूचर टाँके दिए जाते हैं वो भी नायलॉन के बनते हैं इन मोस्ट केसेस, एंड टेक्सटाइल फैब्रिक्स ऑल्सो कैन बी मेड फ्रॉम दिस। यस, नायलॉन की एक अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी रेजिस्टेंट है टू योर डेली यूज, बहुत लंबा टिकता है। अभी अपन जो ब्रश वश करते हैं ब्रिसल्स, है ना, कितना वेयर एंड टेयर है ना उसमें काफ़ी, और मजबूत होता है, तो इसलिए काफ़ी पॉपुलरली यूज्ड है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फंडा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, which will be used in the next one, नायलॉन 6 में। क्या फंडा है देखना। तो ये हो गया नायलॉन 6,6 डन। यहाँ पे नेक्स्ट फंडा है, अमाइड को अगर आप साइक्लिक फॉर्म में लिखते हो, क्या बोला मैंने, अमाइड को अगर आप साइक्लिक फॉर्म में लिखते हो तो इट इज कॉल्ड एज लैक्टम। साइक्लिक अमाइड इज कॉल्ड लैक्टम, ठीक है। इसको लैक्टम रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लैक्टम रिंग भी कहते हैं अपन।
या साइक्लिक फॉर्म में जब अमाइड लिखा जाता है तो इसको लैक्टम कहते हैं। और साइक्लिक एस्टर अगर बनता है, क्या बनता है साइक्लिक एस्टर, तो उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोन। इसको लैक्टोन रिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लैक्टम रिंग और लैक्टोन रिंग का फर्क आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल भाषा में अगर कह दें दो वर्ड्स में तो आप क्या कहोगे, साइक्लिक अमाइड इज लैक्टम और साइक्लिक एस्टर इज लैक्टोन। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, अगेन खास करके इसका बायो, इसका क्या बीसीएम में इतना एप्लीकेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बायो में बहुत है, ठीक है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बीडीएस में, जब सेकंड ईयर में जाते हो फार्माकोलॉजी में, तो इसके पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं इससे, बीटा लैक्टम एंड ऑल दैट, ठीक है, आपकी पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन वगैरह। अब ये साइक्लिक अमाइड बनेगा कैसे? बच्चों का सवाल ये होता है कि भाई सर ये साइक्लिक अमाइड बना कैसे? तो जरा ये समझते हैं, ठीक है। ये लिखना नहीं है, सब समझ लेना है आपने। हाउ इज साइक्लिक अमाइड फॉर्म्ड? ऐसे देखो, अच्छा अमाइड ये वर्ड से क्या पता चलता है कि ये एसिड प्लस NH2 NH3 का कॉम्बिनेशन है। ये तो समझ में आ जाता है ना कि भाई अमाइड है। तो समझो आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन का चेन है जिसमें COH ग्रुप है और यहां पर आपके पास NH2 लगाया हुआ है। क्लियर बात एवरीबॉडी? अच्छा, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है ना। और एसिड क्या सप्लाई करता है बच्चों? एसिड सप्लाई करता है H+। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर डेवलप हो जाएगा माइनस चार्ज। जैसे ही H+ बाहर निकला, O को क्या मिल जाएगा? माइनस चार्ज। और H+ हमारा पुराना साथी भूखा नंगा, क्या नाम रखा उसका अपन ने? भूखा नंगा हाइड्रोजन, गरीब हाइड्रोजन, है ना। तो जब वो भूखा नंगा हाइड्रोजन जाएगा, इससे क्या मांगेगा? लोन पेयर मांगेगा। तो ये NH3 बन जाएगा, बट क्या? विद प्लस चार्ज। अब आपको समझा होगा कि पिछले क्वेश्चन में, पिछले वाले में उन्होंने प्लस माइनस क्यों बनाया था, वो भी समझ में आ गया होगा। बीच में बनाया था ना प्लस माइनस, है ना। ये ऐसा होता है जब एसिड और अमाइन मिलते हैं ना, तो ऐसा होता है। अच्छा, आप बोलोगे ठीक है प्लस माइनस बन गया, बट अगर इसको न्यूट्रल में कन्वर्ट करना है तो क्या करने का? तो भाई ऐसा करने का, न्यूट्रल में अगर कन्वर्ट करने का है ना, तो ऐसा करने का कि ये NH और H है ना, और ये C+O OH था ना, ये ओरिजिनली ऐसा था ना बच्चों। तो क्या करना है? इंट्रामोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल ही वाटर निकाल देना है। और क्या करेंगे? इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्लोज रिंग हो गई, क्लोज रिंग हो गई। और इस क्लोज रिंग में C+O के बाजू में क्या आ गया? NH आ गया। बस इसी को बोलते हैं साइक्लिक अमाइड। और साइक्लिक अमाइड ना बोल के इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैक्टम बोलेंगे। क्या ये समझ में आया सबको? अभी भी ना बच्चे कन्विंस नहीं होते ये देख के कि सर ये साइक्लिक कैसे? तो मैं बताता हूं, इसको तुम अलग तरीके से लिखो, तुमको अपने आप समझ में आएगा साइक्लिक है। देखो C+O है बच्चों, ठीक है। उसके बाजू में 1 2 3 4 5 ऐसे देखो कितने कार्बन है, गिन लो ना। 1, सॉरी ये 1 था, नंबर 1। ये 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबर 1 था। ये 2 3 4 5 एंड 6। एवरीबॉडी विद मी सो फार? कोई टेंशन नहीं, चलो ठीक है। और यहां पर मैंने बना दिया NH, ये देखो तो बना ना C+O NH। पर ये 7 मेंबर की रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक है ना। टोटल 7 मेंबर है ना रिंग में, है हेट्रोसाइक्लिक। ये दिखने में दूर से बेंजीन जैसा धोखा दे सकती है आपको, लेकिन इसमें ना ही ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, हाँ, और इसमें 7 मेंबर है। तो इसको बोलते हैं अब साइक्लिक। अब कन्विंस हो गया ना? अच्छा हाँ, ये सही लग रही है सर, ये साइक्लिक भी है, अमाइड भी है, इसलिए इसको लैक्टम बोला। क्लियर? अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिखा? ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया? अब ओरिजिनल कंपाउंड याद करो, मैंने क्या लिखा था? चलो, क्या लिखा था मैंने? ओरिजिनल कंपाउंड याद करो। डिड आई राइट दिस? कितने कार्बन का एसिड है? 6 कार्बन का। 6 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम। अब ये अगर आपको बेसिक्स याद नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और बेसिक्स याद है तो बहुत इजी लगेगा। 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैप्रोइक एसिड, सबको याद है?
6 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड। क्लियर है? अच्छा, अमाइन भी है, एसिड भी है, प्रेफर्ड प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें से? ऑब्वियसली एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी वाला है, अमाइन तो बहुत बाद में आता है ना। ठीक है, तो कैप्रोइक एसिड इसका कॉमन नेम हो गया। उसमें अल्फा, बीटा, गामा ऐसे करते हैं अपन। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन इज अल्फा, उसके बाजू वाला इज बीटा, उसके बाजू वाला इज गामा, सही है ना। जो लास्ट कार्बन है, जो आखिरी कार्बन है, उसको क्या बोल सकते हैं? ओमेगा। लास्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्यों? जैसे इंग्लिश में A to Z होता है ना, ग्रीक में अल्फा टू ओमेगा होता है। ये पता होना चाहिए आप लोग को। इंग्लिश में कैसा होता है? A to Z, तो ग्रीक में क्या होता है? अल्फा टू ओमेगा। पहले वाले को अल्फा बोलते हैं, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? ओमेगा। अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, कॉमन नेम क्या हुआ? इसका नाम हुआ ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। बोलो हाँ कि ना। ओमेगा पे अमाइनो लगाया, ओमेगा पोजीशन पे क्या लगाया बच्चों? अमाइनो लगाया है ना, NH2 ग्रुप लगाया है, और उसको मैं प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एसिड प्रेजेंट है इधर, तो उसको अमाइनो बोल रहा हूं, अमाइन नहीं बोल रहा हूं, अमाइनो। और कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन का एसिड, सही है, ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ये है आपका मोनोमर फॉर फॉर्मिंग नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का यही मोनोमर है। कितने कार्बन है देखो। अभी IUPAC में सेम लिखने को आपको बोलता तो आप क्या बोलते? चलो IUPAC में इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड। ये तो इजी है, समझ में आ रही बात बच्चों? बोलो हाँ कि ना, है ना। अब इसी का अगर हम लोग रिंग फॉर्म देखें, इसी का क्या देखें? रिंग फॉर्म देखेंगे तो वो ये रहा, है ना। तो इसका रिंग फॉर्म है, तो ये ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड कॉमन नेम का लैक्टम फॉर्म। करेक्ट? बोलो हाँ कि ना। ओमेगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड का क्या बना दिया मैंने? लैक्टम फॉर्म बना दिया। तो इसीलिए इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है? कैप्रोलैक्टम। अच्छा, कैप्रोलैक्टम में मैंने आगे क्यों नहीं लिखा इप्सिलॉन या, अच्छा बाय द वे इसको इप्सिलॉन भी बोल सकते थे। अच्छा आप बोलोगे सर एप्सिलॉन क्यों बोलेंगे? ऑब्वियसली एप्सिलॉन बोल सकते हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, ABCDE। ई तो वो सीक्वेंस में, वो लास्ट था, वो अलग बात है, बट ई है ना, एप्सिलॉन है ना, तो मैं इसको एप्सिलॉन बोलूंगा तो इट विल मेक मोर सेंस। यस, इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। अग्रीड बच्चों? समझ में आ रही बात? ABCDE ग्रीक में, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो इसको मैं बोलूंगा इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्यों मैंने अमाइनो वर्ड नहीं लिखा? बिकॉज लैक्टम का मतलब ही साइक्लिक अमाइड है। क्या ये समझ में आ गया? तो मुझे अमाइनो लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, लेकिन इधर से घूम के ये 6th पे है ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, वैसे ज्यादातर जगह पे आपको देखने मिलेगा कि हाँ बस ये इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम है, ये लर्न कर लो। मैंने रट्टा मारने को नहीं बोला, पूरा समझाया आपको इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम कैसे बना है। अब आप लोग इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे ना बच्चों। देखो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं अपन, जूम करें, आपको आपकी स्क्रीन पे पूरा बड़ा ऐसा इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम दिख रहा होगा। अब आप नोटिस करना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन वाले पे NH लगा हुआ है, क्या ये दिख पा रहा है आपको? मैंने यही समझाया था। और वो डायरेक्टली बॉन्डेड है C डबल बॉन्ड O से, ये रहा। तो इसीलिए इसको बोला इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ये है नाइलॉन 6 का, ये है नाइलॉन 6 का मोनोमर बच्चों। क्या अकेला मोनोमर है? हाँ। क्या उसमें 6 कार्बन है? हाँ, इसलिए नाइलॉन 6। क्रिस्टल क्लियर? बोलो यस और नो। अच्छा, तो ये कैप्रोलैक्टम जो है, इसमें क्या होता है? रिंग ओपनिंग होती है। क्या होता है? रिंग
ओपनिंग होती है। ये सबसे इजी, इसका जो मोनोमर का डिजाइन है ये थोड़ा टफ है, जो मैंने आपको ऊपर डिटेल में सिखाया, ठीक है। एक बार मोनोमर का आपने डिजाइन बना दिया ना, पॉलीमर बनाना सबसे इजी है। कैसे मालूम है? ये बॉन्ड को तोड़ो और ऐसे छोड़ दो, बस कुछ नहीं। रिंग ओपन करो, NH फ्री हो, NH अलग हो गया, C डबल बॉन्ड अलग हो गया। क्या आप देख पा रहे हैं? देखो ये NH अलग हो गया, ये एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल। क्या सेम हुआ बच्चों? एक कार्बन टर्मिनल, एक नाइट्रोजन टर्मिनल बन गया ना, सेम ही दिख रहा है ना अल्टीमेटली। जस्ट द डिफरेंस इज 6 कार्बन है, पहले 6 और 6 ऐसे थे, बस यही तो था आंसर। तो इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम बिकमिंग नाइलॉन 6। क्या यहाँ नीचे N लिखना है? हाँ, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में N लिखना है। मोनोमर में आगे आप N लिखते हो, पॉलीमर में आप ब्रैकेट करके नीचे सबस्क्रिप्ट में N लिखते हो। क्लियर है बात? तो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम is heated with water at high temperature. It undergoes ring opening polymerization to give the polyamide fiber called nylon 6. ये डायरेक्ट ऐसे क्यों आता है आपके बोर्ड एग्जाम में? Explain the formation of nylon 6. 2 मार्क के लिए easy, simple with reaction आपको लिखना है। ओके, इसमें क्या है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ऑफ कोर्स लस्टर है। लस्टर यानी कि थोड़ा सा शाइनी है। तो अपन जो बाजार में नायलॉन की रस्सी खरीदते हैं अक्सर आपको ये वो वाली मिलती है, थोड़ी शाइनी वाली जो वैरायटी है ना वो, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर कॉर्ड्स। कॉर्ड्स मतलब वो मोटे जो रस्से होते हैं ना, वो कॉर्ड्स, दैट इज फैब्रिक्स एंड रोप्स, ठीक है। फैब्रिक्स, रोप्स एंड कॉर्ड्स बनाने के लिए यूज होता है। ये क्लियर हो गया? नायलॉन 6 हो गया, 6 हो गया। चलो डन। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी ऑफ पॉलीएस्टर। नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीअमाइड था वो, तो अमाइड ग्रुप बार बार आ रहा था। ये क्या है? पॉलीएस्टर है, तो क्या होएगा? कौन सा ग्रुप आएगा बार बार? एस्टर ग्रुप आएगा बच्चों, सीधी बात है। तो पॉलीएस्टर ग्रुप्स में, ठीक है, एस्टर लिंकेज होता है। अब बोलोगे सर वाह क्या रॉकेट साइंस है, पॉलीएस्टर में एस्टर ही होगा ना, जलेबी थोड़ी होगी। सही बात है, हाँ। तो पॉलीअमाइड में अमाइड था, पॉलीएस्टर में एस्टर होगा, सीधी बात है। अच्छा, जो लोग गुजराती बोलते हैं उनके लिए केला सिल्क सुना है? केला सिल्क बोलते हैं अपने गुजराती में, नहीं सुना होगा। आप अपने मम्मी डैडी को पूछना, किसी ने अगर पिक्चर देखी अभिषेक बच्चन की गुरु, जो धीरूभाई अंबानी पे लाइफ पे बेस्ड है ना, उसमें दिखाते ना केला सिल्क बेचने जाता है वो। बेसिकली पुराने टाइम में इसको ऐसे बोलते थे अपने मुंबई के सब सर्किट में, ठीक है। अभी भी इसको पॉलिस्टर बोलते हैं अपने हिंदी में, पॉलिस्टर, ठीक है। उसके कपड़े बनते हैं जो आप स्विमिंग वगैरह के लिए पहन के जाते हो कई बार, थोड़ा सा पानी नहीं लगे वैसा वाला, है ना, पॉलिस्टर, जिसको ना पॉलिस्टर बोलते हैं टिपिकल इंडियन एक्सेंट में अपन, दैट इज पॉलीएस्टर। व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज इट हैज मेनी नेम्स। यू मे नो व्हाट इट इज बट यू मे आइडेंटिफाई इट बाय अनदर नेम, ठीक है। हिंदी स्पीकिंग पब्लिक इसको पॉलिस्टर बोलती है, गुजराती लोग इसको केला सिल्क बोलते हैं, इंग्लिश वाले जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है वो डैक्रॉन बोलते हैं। सो डैक्रॉन वाज द अमेरिकन नेम गिवन टू इट, ठीक है। यूएस में उसको डैक्रॉन कहा जाता है, और अपन केमिस्ट्री में इसको टेरिलीन फाइबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिलीन फाइबर। देयर आर मेनी नेम्स, एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। पॉलीएस्टर भी बोल सकते हो, टेरिलीन भी बोल सकते हो, और डैक्रॉन भी बोल सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? यस, इस तरह से याद रखना है, ओके। अच्छा, नाम जो आया टेरिलीन, ये बहुत इजी है। टेरिलीन नाम से आप पूरा याद रख सकते हो, अगेन रट्टा नहीं मारना है। टेरिलीन नाम से आप बहुत इजीली याद कर पाओगे। मैं आपको याद करा देता हूं कि इसके 2 अलग अलग मोनोमर्स कौन से हैं, ठीक है। अभी टेरिलीन ये जो वर्ड आया देखना, ऐसे कर लो, टेरिलीन। मैंने टेरिलीन वर्ड को अलग कर दिया आपके लिए, ठीक है। टेरिलीन की स्पेलिंग सही लिखी ना मैंने? हाँ, टेरिलीन। जो टेरिलीन का टर है, टर, ये जो टर है ये कहां से आया? ये आया आपका टेरेफ्थलिक एसिड से। कहां से आया? टेरेफ्थलिक एसिड। मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये इमेज छप जाए। टर कहां से आया? टेरेफ्थलिक एसिड से आया। क्या आप देख पा रहे हैं सभी लोग अपने स्क्रीन पे? और ये जो इलीन आया, ये जो आया आपका इलीन, ये कहां से आया? दिस हैज कम फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकोल। और ये 2 वैसे कंपाउंड है जो सबको पता है,
तो मैंने आपको सिखाया हुआ है टेरिफ्थैलिक एसिड क्या होता है और इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, दोनों आपको पता है। इथिलीन ग्लाइकॉल तो अल्कोहल फिनॉल में बहुत ही डिटेल में करवाया था, विसिनल डायोल्स में। कैसा दिखता है इथिलीन ग्लाइकॉल? CH2 CH2 OH OH, ये रहा इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन से क्या लिया? इलीन। और टेरिफ्थैलिक एसिड क्या है? टेरिफ्थैलिक एसिड, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से समझो। अगर मेरे पास बेंजीन की रिंग है, अगर मेरे पास बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनको मैं क्या बोलता था? इसको बोलता था थैलिक एसिड। क्या बोलता था? ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, याद कर लो। थैलिक एसिड, किसी को याद नहीं है तो अभी सीख लो, बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूं। फिर ये क्लेम मत करना सर वो याद नहीं था तो ये समझा नहीं, वापस समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। COH थैलिक एसिड। अगर ये COH की पोजीशन बदल दें, समझो। अच्छा, ये कौन सी पोजीशन पे एक दूसरे के? ऑर्थो, मेटा की पैरा? ये ऑर्थो है, तो ऑर्थो वाले को थैलिक बोलते हैं, ऑर्थो वाले को थैलिक बोलते हैं। मेटा वाले को अपन बोलते थे आइसोथैलिक। ये एक ही था जो यूनिक नॉमेनक्लेचर में था, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पहले, याद नहीं है तो याद कर लो। और अगर पैरा पोजीशन पे आता बच्चों, कहां पे आता? पैरा पोजीशन पे आता, तो उसको पैराथैलिक नहीं बोलते, उसको हम लोग टेरिथैलिक बोलते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? कोई पूछेगा टेरिथैलिक, या इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन शुड बी टेरिफ्थैलिक। टेरिफ्थैलिक, द PH इज प्रोनाउंस्ड फ। टेरिफ्थैलिक एसिड आइडियली वैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। अपने यहाँ पे इंग्लिश का मर्डर करने वाले लोग इसको टेरिथैलिक टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड तो ऐसे चल रहा है उनका, ठीक है। ऐसे याद कर लो आप, चलेगा। तो टेरिथैलिक एसिड क्लियर हो गया, उसके अंदर आपने इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बता दो, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स व्हाट? फिशर एस्टेरिफिकेशन कराया है। एसिड प्लस अल्कोहल गिव एस्टर प्लस वाटर, कराया ना? फिशर एस्टेरिफिकेशन लंबा चौड़ा किया था हमने, मैकेनिज्म भी देखा था कि एसिड है, अल्कोहल है, क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है, फिशर एस्टेरिफिकेशन। तो क्या यहां पर भी एसिड प्लस अल्कोहल है? गधे बच्चों बोलो हाँ कि ना। तो क्या बन रहा है? एस्टर। अब समझा नाम, एक भी वर्ड आपको रटने की जरूरत है नहीं। टेरिलीन आया टेरिफ्थैलिक एसिड से, अच्छा वो एसिड है। अल्कोहल, इलीन आया इथिलीन ग्लाइकॉल से, अच्छा वो अल्कोहल है। एसिड प्लस अल्कोहल मिले तो एस्टर बना, इसलिए नाम पॉली एस्टर, इसलिए एस्टर लिंकेज। क्लियर? कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन है किसी बच्चे को? बताओ। तो यहां पे ये हमें समझ में आया कि इसमें क्या क्या यूज हो रहा है। अच्छा, 2 अलग अलग मोनोमर यूज हो रहे हैं, है ना? 2 अलग अलग मोनोमर यूज हो रहे हैं ना बच्चों? कौन से 2 हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरिफ्थैलिक एसिड। अब टेरिफ्थैलिक एसिड को मैंने ऐसा बनाया था वर्टिकल, इन्होंने ऐसा लिटा के बना दिया। देखो बेंजीन रिंग है और 2 COH ग्रुप है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये रिंग, बेंजीन रिंग, 2 COH ग्रुप, इसके N मॉलिक्यूल्स, और इथिलीन ग्लाइकॉल के ऐसे N मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? ऑब्वियसली एसिड आपको OH देगा, अल्कोहल आपको H देगा। अब यहां पर ये ट्रिकी पार्ट था ना, मैंने सिखाया था डिटेल में। अल्कोहल आपको H दे रहा है और एसिड OH दे रहा है, याद है सबको? फिशर एस्टेरिफिकेशन में सिखाया था। इनफैक्ट ऑक्सीजन का, हमने ऑक्सीजन का वो हैवी आइसोटोप लेके चेक भी किया था, बताया था, ठीक है। तो OH और H निकाल दिए तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड OO, और ये C डबल बॉन्ड OO को आप क्या बोलते हो? एस्टर लिंकेज बोलते हो। तो ऑब्वियसली एस्टर लिंकेज बार बार रिपीट होने वाला है, तो ये क्या बन गया आपका? टेरिलीन, और अदर नेम इज डैक्रॉन। अगेन N मत भूलना, ध्यान से देख लो, N नहीं भूलना है। इसका नाम क्या हो गया? टेरिलीन हो गया या डैक्रॉन हो गया। अगेन कैन आई से इट हैज अ C टर्मिनल एंड एन O टर्मिनल? बोलो यस और नो। यहाँ पे कार्बन फ्री है, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री है। अग्रीड? यस, सिंपल। Okay, it has high melting point, that is 265 degree Celsius, resistant to chemicals of course, and water. रेमंड की एडवर्टाइज, अगर टेरिलीन भूल रहे हो तो सबसे अच्छी रेमंड की एडवर्टाइज आती है, बहुत बार आपने देखा होगा। एक सूट है, एक बंदा जा रहा है होटल में, एक वेटर आके उसके सूट पे
कुछ गिरा देता है, पानी गिरा देता है समथिंग, एंड ही जस्ट डज दिस एंड वॉक्स अवे, है ना। रिंकल फ्री कपड़े, रिंकल फ्री फैब्रिक, वाटर प्रूफ फैब्रिक, ये सूट बनाने वाली कंपनीज बहुत एडवर्टाइज करती है ना, ये वो है टेरिलीन। रेमंड वाले तो बहुत कुछ बना रहे नहीं रेमंड एक्चुअली आपको लिनेन के कपड़े बेच रहा है जो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। सो हियर, तो यहां पर इट इज यूज फॉर मेकिंग रिंकल फ्री फैब्रिक्स बाय ब्लेंडिंग विद कॉटन, दैट इज कॉल्ड टेरिकॉट, एंड वुल, दैट इज टेरी वुल। Please mark this as an MCQ point. It's a stupid point but is very frequently asked in various entrance exams कि भाई कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिससे wrinkle free fabric बनता है, तो आंसर है टेरिलीन। टेरिलीन इज द बेस फॉर मेकिंग wrinkle free fabric। ठीक है बच्चों। PET, पेट बॉटल सबने सुनी होगी ना, पेट बॉटल, ये प्लास्टिक की ऐसी आती है बॉटल्स, आप अपने घर पे जो किचन में मसाले रखे होते हैं छोटे छोटे बॉटल्स में प्लास्टिक की, उस पे देखोगे उस पे लिखा होता है पेट बॉटल, PET बॉटल्स। ठीक है। पेट बॉटल इज द मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक विच इज अनदर ट्रेड नेम फॉर द पॉलीएस्टर पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट। पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट से वर्ड आया क्या, PET, देख रहे हो, पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट का ये आया पेट। पेट जो है ये बॉटल्स और कंटेनर्स बनाने के काम आता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, मेकिंग बॉटल्स एंड कंटेनर्स। जैम इससे नहीं बनता, जैम के कंटेनर क्या गोचू जैम नहीं, खाने की चीज नहीं बन रही भाई थर्मोप्लास्टिक से, जैम के कंटेनर्स बन रहे बेसिकली। ठीक है ना, उसको पेट बॉटल्स या पेट कंटेनर्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको डाउट होगा अपने हर एक इंडियन के घर पे एक पेट की बॉटल पड़ी रहेगी। सब मम्मी को पूछना अपने घर पे पेट बॉटल है क्या, वो दिखाएगी आपको, किचन में कोई मसाला वसाला रखा होगा, पक्की बात। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा, टेरिलीन यानी कि डैक्रॉन। प्लीज ध्यान से देखना, मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख के दिया है कि टेरिफ्थेलिक एसिड कहां से आया, उसके वेरिएंट्स भी लिख के दिए, आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे बच्चों अपने को, राइट। चलो, तो ये था आपका टेरिलीन। पॉलीकार्बोनेट्स भी है, पॉलीकार्बोनेट्स आजकल बहुत न्यूज में आता है, सोशल मीडिया पे आपको देखने मिलेगा। पॉलीकार्बोनेट कहाँ यूज होता है बच्चों, आपके मोबाइल फोन्स में आजकल बहुत पॉपुलर मटेरियल है ना। मोबाइल फोन जो प्लास्टिक से बनता है ना, वो एक्चुअली प्लास्टिक नहीं होता। सेल फोन्स में जो केसिंग होती है ना, फोन की आपकी केस होती है ना, ये जनरली पॉलीकार्बोनेट से बनती है। वैसे जो हाई एंड फोन जो तो मेटल या ग्लास के बनाते हैं आजकल, है ना, आईफोन वगैरह जो है या सैमसंग, तो या तो स्टील का होता है या क्या बोलते हैं, ग्लास का बनता है। बट जो थोड़े से सस्ते फोन है प्लास्टिक के, जिनको अपन बोलते हैं, वो एक्चुअली प्लास्टिक नहीं होते, वो क्या होते हैं, पॉलीकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको आप बजट स्मार्टफोन बोलते हो, है ना। सो दीज आर हाई मेल्टिंग पॉइंट थर्मोसेटिंग रेजिन। रेजिन इज अगेन अ फॉर्म ऑफ पॉलीमर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी, दैट इज फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड एंड इट्स रिलेटेड पॉलीमर्स, मेनली दोस पॉलीमर्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फिनॉल्स। फिनॉल्स तो पूरा क्लियर है, मैंने अल्कोहल फिनॉल चैप्टर आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। फिनॉल तो सबको आता ही है, आई एम श्योर, है ना बच्चों। अगर रेजिन की आपको क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको बता दूं, रेजिन एक ऐसा शब्द है जो उन पॉलीमर्स के लिए यूज किया जाता है जो इनिशियली थोड़े से लिक्विडी होते हैं, फ्लूइडी होते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद सेट हो जाते हैं और कड़क हो जाते हैं, थर्मोसेट हो जाते हैं जनरली। बेस्ट एग्जांपल इज फेविकॉल। फेविकॉल है ना, राइट, वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, कड़क होकर सेट हो जाता है ना बच्चों, है ना। तो फेविकॉल एक टाइप का रेजिन है। कभी ना अपने आजू बाजू चीजों को साइंटिफिकली पढ़ा करो। फेविकॉल की बॉटल पड़ी होगी ना सबके घर पे, निकालो देखो उस पर क्या लिखा हो। उस पर लिखा होता है साइनो एक्रिलेट। फेविक्विक उसके ऊपर लिखा होता है वो साइनो एक्रिलेट होता है, वो एक्रिलिक एसिड से डिराइव्ड है। तुम्हारा एक्रिलिक पेंट, जो लोग पेंटिंग करते हो, जो बच्चे, उनको पता होगा एक्रिलिक का पेंट कैसा होता है, इनिशियली लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको आप बना देते हो, फिर वो सेट हो जाता है, कड़क हो जाता है ना। बस वही तो है बेटा रेजिन, है कि नहीं। समझ आ रही बात सबको। चल
ठीक है, तो एक एक वर्ड उठा के मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर लोग ऐसे उड़ा देते हैं, ठीक है, बट मुझे चाहिए कि आप रट्टा नहीं मारो और फिर बाद में बुक खोलो तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको ये सारे वर्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देन वी गो टू बेकलाइट। बेकलाइट, वन ऑफ द श्योर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर इन योर एग्जाम, प्लीज स्टार मार्क बेकलाइट। बेकलाइट किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फॉर्म में, देखो एक तो नायलॉन 6 या 6 और एक बेकलाइट, ये आता ही आता है एवरी सिंगल ईयर इन एवरी सिंगल एग्जाम, बोर्ड्स हो, नीट हो, जेई हो, सीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये बेकलाइट और नायलॉन आने ही वाला है इस चैप्टर में से, ठीक है। चलो बेकलाइट के बारे में बात करते हैं। तो बेकलाइट को सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये तो ऑब्वियस हो गया नाम से ही कि ये किन दो चीजों से बन रहा है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो ऑब्वियस है ना। एंड इट इज द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। कैसा है ये? ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे पुराना सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, तो आंसर है बेकलाइट, ठीक है। ओके, सो फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ये एसिडिक मीडियम में भी रिएक्ट कर सकते हैं और ये बेसिक मीडियम में भी रिएक्ट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में जब इनका रिएक्शन होता है, सो दे फॉर्म अ मोल्डिंग पाउडर और बेसिकली एन इंटरमीडिएट यू कैन से कॉल्ड नोवोलैक। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से पहले क्या बनता है बोलो? नोवोलैक बनता है। वो एक लीनियर फॉर्म है, मैं अभी सिखाऊंगा डिटेल में कि वो क्या होता है। फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स यू नोवोलैक। नोवोलैक, ये सुन के क्या याद आया? हाँ, यस, तो ये पेंट्स में यूज होता है, ठीक है। अच्छा, तो खैर एसिड बेस कैटलिस्ट दोनों के मीडियम में चल सकता है, नोवोलैक बनता है। नोवोलैक, अब बच्चे पूछते हैं कि जैसे आप लोग पूछोगे कि सर पेंट में बेकलाइट होता है क्या? नहीं, बेकलाइट नहीं होता। नोवोलैक उसका एक प्रीकर्सर फॉर्म है, ठीक है। असली बेकलाइट तो प्रॉपर ऐसे भाई टफ शीट्स वगैरह बनती है उसकी, है ना। ओके, उसके बाद वाले स्टेज में नोवोलैक बन गया, उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है? आर्टिकल्स आर शेप्ड फ्रॉम द नोवोलैक by putting it in appropriate molds and heating at high temperature. So when you heat that novolac, now it becomes bakelite. समझ रहे हो? तो फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से बना नोवोलैक, और नोवोलैक को फर्दर आपने हीट किया, थोड़ा प्रोसेसिंग किया उसका, तो क्या बन गया? बेकलाइट बन गया। फाइनल प्रोडक्ट आपका बेकलाइट है, ठीक है। तो क्रॉस लिंक्स जब बनते हैं ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज, क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म्ड which results in the formation of rigid material called bakelite, which is insoluble and infusible. Infusible मतलब वो मोल्ड नहीं किया जा सकता गर्म करके, है ना, उसको फ्यूजन नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते हो आप, उसको मोल्ड नहीं कर सकते हो, and it has high tensile strength. It can serve as a substitute for glass or plastic, to be honest, and mainly, सबसे mainly टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, किचन वेयर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल या थर्मल इंसुलेशन की जरूरत है वहां पर आप ये यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं जरा कि भाई ये बेकलाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। बोलोगे सर आपने पूरा पोथा बता दिया बेकलाइट के बारे में, दिखता कैसा है जरा वो तो बताओ। तो बेकलाइट का स्ट्रक्चर ये रहा, देखो। अब आपको ये देख के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बच्चे ये देख के तुरंत अवॉइड करने की सोचते हैं कि अरे बाप रे इतना बड़ा क्या बनाया हुआ रिएक्शन। सबसे सिंपल चीज है टेंशन नहीं लेने का, सोचने का, समझने का। देखो क्या है, फिनॉल सबको बनाने आता है, ये रहा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल बनाने नहीं आता तो फिर पता है ना मैं क्या बोलता हूँ, चुल्लू भर गर्म पानी लो, उसमें डूब मत मरो, उससे मुंह धो, फ्रेश हो जाओगे, फिनॉल याद आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी तुम लोग के लिए मेरे को मन करता है ऐसा, वो कपिल शर्मा नहीं बोलता, कपिल शर्मा का कैरेक्टर कौन सा, वो अरोड़ा साहब। ओ बेटा, मतलब मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं है ना। तो वैसे नहीं बनना है ना अपने को। फिनॉल आता है सबको, बोलो यस, ओके।
अभी फॉर्मेल्डिहाइड देखना, फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ फिनॉल इज कार्बोलिक एसिड, वेरी गुड। फॉर्मेल्डिहाइड देखना बच्चों, उन्होंने अलग तरीके से लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड को। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? HCHO, पर उन्होंने HCHO नहीं लिखा, CH2O लिख दिया। समझ में आ रही बात? यस, आइदर एसिड और बेस, एसिड भी चलेगा बेस भी चलेगा, मीडियम कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, वो CH2O सीधा उठा के अटैच कर दिया। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पे हर जगह H था? बोलो हाँ कि ना, था ना, करेक्ट। तो ये CH2O उठाया और यहां पर बस अटैच कर दिया और वो H वहां लगा दिया, ऐसा समझ लो। इजी है एवरीबॉडी, CH2OH लगा दिया, इजी। जिन बच्चों को ये पार्ट नहीं समझा उनके लिए बता दूं, ये ऐसे समझो, ये तुम्हारा OH था, ये तो फिनॉल था, सबको आता है ना, ये तो इसमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है, ये फिनॉल है। अच्छा, इसमें ना ओरिजिनली यहाँ H था, ऐसे समझो, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड आ रहा है, क्या आ रहा है? ये आ रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, ओके। तो सॉरी, मैं फॉर्मेल्डिहाइड करना था ना मुझे, मैंने क्या कर दिया, ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी। हाँ, तो ये जो यहाँ जो H था ना, अब ये बहुत लंबा मैकेनिज्म है, दिखाया नहीं आपके टेक्स्ट बुक, बट बता देता हूँ, ठीक है। पहले ये वाला H अलग कर लो और ये ये जाके इसको अटैक कर देगा, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक करके इसको CH2OH ऐसा एक सिंगल पूरे इसमें ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, समझ रहे हो? और फिर ये जो कार्बन था ये आके यहां अटैच हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? ये ऐसा CH2OH, तो वैलेंसी में मतलब सब सही है, सेट है एकदम, कोई टेंशन नहीं। मेन सवाल जो आपको ये पूछना चाहिए था कि सर यहां तो लिखा है एक फिनॉल है एक फॉर्मेल्डिहाइड और ये भयंकर बने ही जा रहे हैं, तो भाई ये N मोल्स है, वो लिखना भूल गए, आप लिख देना ठीक है। N मोल्स लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे? तो एक फिनॉल है एक फॉर्मेल्डिहाइड, खत्म ही नहीं हो रहे, ठीक है। ये वो हिंदी पिक्चर के हीरो की रिवॉल्वर है, वो 6 गोली की रिवॉल्वर लेके 50 विलन मार दे रहा है, वो वैसे नहीं है ना, N मोल्स लिख दो भाई। चलो, तो यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे आया, फिर ऑर्थो पैरा पे आया। अब ये आप लोगों को एकदम आ गया, सबको आता है, आई एम वेरी श्योर, ये अब सिखाने की जरूरत नहीं है। ऑर्थो पे आया, फिर ऑर्थो पैरा, फिर वापस ऑर्थो, यस और नो? देखो, क्योंकि OH जो है हमारा पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है, ये एकदम मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया सब बच्चों को, बहुत बार आपको सिखा दिया। शाना रिएक्शन जो भी हमने किए ना, शान रिएक्शंस सारे, उसमें सिखाया हुआ है कि भाई कौन से डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, ठीक है, ओके। तो ऑर्थो पैरा सब पे आ गया। ये जो बन रहा है ये पहला स्ट्रक्चर, ये स्टेज 1 है। स्टेज वन में क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर यहां पे स्टेज 1 में एडिशन रिएक्शन हुआ, फिनॉल था, फॉर्मेल्डिहाइड आके केवल उसमें ऐड हो गया है। क्या ये बात क्लियर हुई? एवरीबॉडी कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन। फिनॉल था, फॉर्मेल्डिहाइड होके ऐड हो चुका है, दिस इज स्टेज नंबर 1। यहां पे किसी को कुछ कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? तो इसलिए N उन्होंने नहीं लिखा बिकॉज फिर बाद में वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, N/3 डिवाइड करके ऐसे करके, वो सब नहीं करना है। तो आप समझ जाओ कि ऑब्वियसली N मोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो स्टेज 2 में अब क्या हो रहा है, ये जो बन चुके हैं, ये जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स बन गए, अब इनमें म्यूचुअली एक दूसरे के बीच में वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। ये अपने बीच बीच में से क्या करते रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकालते रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज प्लीज देखना, समझना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल जो मैं बता रहा हूं ना, उसके लिए उन्होंने सिर्फ ये वाला एक ही कंसीडर किया, ये वाला। कौन सा? पहले वाला। ये देख के बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ ये वाला कंसीडर किया। क्या आप देख रहे हो स्टेज 2 में? ओनली दिस वन इज कंसीडर्ड। हाँ, प्लीज ध्यान देना। तो इसको आप ऐसे मार्क कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टेज 2 में यूज करना है अपने को। ठीक है ना बच्चों? बाकी सब हाँ। पहला वाला आपने उठा लिया, ऑर्थो पोजीशन पे है। अब सोचो इधर CH2OH है और बाजू के बेंजीन का H था। इमेजिन करके देखो। आप बोलोगे हाँ सर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? इमेजिन देखो,
ये रहा मेरा CH2OH और यहां पर OH, ये मेरा ओरिजिनल कंपाउंड है, ये बना है स्टेज 1 के बाद, एवरीबॉडी। और इसी का एक भाई है, इसके n नंबर ऑफ मोल्स है ना मेरे पास, इसका एक भाई है, तो इसके भाई के पास क्या यहां पर H है? बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ये क्या करेगा, ये OH और H निकाल देगा और ये CH2 को यहां से सीधा जोड़ देगा, है कि नहीं? क्या ये बात क्लियर हुई सब लोगों को? बहुत इजी है ना। हाँ ऐसे करना है, देखो इस तरह से। और इसके बाजू में और एक आएगा, फिर से वो भी सेम करेगा। तो आपको दिख रहा है कि एक लीनियर फॉर्म बन गया, एक लीनियर फॉर्म बन गया। ऐसे पूरी एक चेन बन जाएगी। कितना इजी है ये, देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है टेक्स्ट बुक में, लेकिन जब आप ऐसे सोचोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, बन गया, है ना बच्चों। सो ये इस तरह से बन रहा है, देखो। तो ये वाला जो आपका ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH बना हुआ था, वो आप जब उसको हाइड्रोलाइज कर तो या स्टेज 2 में उसका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो माइनस H2O, कितने H2O? n टाइम्स H2O, ऑफ कोर्स यार, माइनस n टाइम्स H2O। तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 की बॉन्डिंग होगी बट इन अ लीनियर फॉर्म। कैसा? लीनियर फॉर्म, ऐसा बना। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। अच्छा, अगर मैंने ये वाले वेरिएंट्स लिए होते, कहां पे, ये वेरिएंट्स या ऐसे वाले वेरिएंट्स लिए होते, तो क्या मैं बोल सकता हूं CH2 का लिंकेज सब साइड से होता, ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी, ऑर्थो पे भी, मतलब दोनों साइड से भी होता और नीचे भी होता, मतलब क्रॉस लिंक्स बनना चालू होते। बोलो यस और नो। जिन लोगों को ये नहीं समझा उनके लिए भी बताता हूं ये वाला पार्ट। देखते हैं, अगर मेरे पास इधर CH2OH है और इधर भी है, ये वाला समझो, ये वाला वेरिएंट है मेरे पास, ठीक है। और इसका एक पड़ोसी भी है, इसका एक पड़ोसी भी है और इसके यहां पे नीचे भी एक है। क्या आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं ये? इस तरह से, है ना, सब लोग देख पा रहे होंगे। अब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इधर ऐसे फ्री होता तो इनके बीच में भी बॉन्ड बन सकता था, तो यहां पर भी CH2 का बॉन्ड बन जाता, है ना। तो हर जगह जहां जहां पे CH2 अवेलेबल है वो नेक्स्ट वाले के साथ में बॉन्ड बना सकता था, राइट। ये दोनों भी आपस में बॉन्ड बना सकते थे, तो इधर भी बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ऐसी CH2 और यहां पर भी CH2 बन सकता था। तो अब सब साइड पे यानी कि क्रॉस लिंक्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता। बोलो हाँ कि ना। तो इसका ये मतलब है कि मेरे पास जब तीनों वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे, जब मिक्सचर बन रहा है, तो वो अपने आप को ऐसे रीअरेंज कर लेंगे इन सच अ मैनर दैट क्रॉस लिंकिंग विल बी फॉर्म। और जब क्रॉस लिंक होगा तो क्या होगा? रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। मेक सेंस? तो यहां पर ये क्रॉस लिंक है, यहां पर ये क्रॉस लिंक है, एवरीवेयर यू कैन सी द क्रॉस लिंक बीइंग फॉर्म्ड बच्चों, है कि नहीं। अब जो जैसे अभी कोई बोल रहा है कि सब जो अगर ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो पे वापस आ गया तो बचा नहीं, तो मेटा पोजीशन पे वो H लेके बनाने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, जनरली आपका ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ही रहेगा और अलग अलग जहां जहां अवेलेबल है वहां से वो लिंक्स बना के पूरा नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एक बना देगा। और वो जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बेकलाइट। ये कब होता है? ये स्टेज 3 में होता है। स्टेज 3 में आप नोवोलैक लेकर उसको हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हो तब ये चेंज आपको देखने मिलता है। क्या ये बात समझ में आई एवरीबॉडी? तो कोई आपको पूछेगा कि नोवोलैक कैसा था तो आप क्या बोलेंगे?
नोवोलैक लीनियर पॉलीमर ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड था। और कोई आपको बोले कि बेकलाइट कैसा था, तो आप क्या बोलेंगे? बेकलाइट एक्चुअली इज अ हायर फॉर्म ऑफ नोवोलैक, ऐसा भी बोल सकते थे आप, या एक और अच्छी तरीके से आप ऐसा बोल सकते थे कि इट इज अ क्रॉस लिंक्ड रिजिड पॉलीमर ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। करेक्ट बात है, सही बोला मैंने, है ना? ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेकलाइट, ये हो गया हमारा बेकलाइट। नेक्स्ट पॉलीमर है हमारा मेलामाइन। नेक्स्ट है हमारा मेलामाइन। नाउ मेलामाइन इज वेरी वियर्ड। मेलामाइन इज वेरी वियर्ड। पूछो क्यों? क्योंकि मेलामाइन में जो पॉलीमर है उसका नाम क्या है? मेलामाइन। किस मोनोमर से बन रहा है? मेलामाइन। समझ रहे हो? हाँ बच्चों, मेलामाइन पॉलीमर का नाम है, वो जिस मोनोमर से बन रहा है ना उसका नाम भी मेलामाइन है। एक्चुअली पॉलीमर का नाम है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, पर शॉर्ट में लोग उसको मेलामाइन बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? है ना? ओके इसके बारे में मैंने वैसे पिछले सेशन में आपको बता दिया था, अनब्रेकेबल क्रॉकरी इससे बनती है। अब इसकी जरा केमिस्ट्री देख लेते हैं अपन। तो डेकोरेटिव टेबल टॉप्स, डिनर वेयर वगैरह, इट इज मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कॉल्ड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अगेन इट्स अ रेजिन। कैसे? मतलब इनिशियली मोल्डेबल होता है, एक बार हीट कर दिया, सेट हो गया, खत्म। ठीक है? मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों मिलकर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, और ये क्रॉस लिंक्ड होता है। क्रॉस लिंक्ड होता है इसलिए कैसा है? ये बहुत ही टफ है और अनब्रेकेबल है कि नहीं? चलो देखते हैं कैसा दिखता है मेलामाइन। ओके, आप लोग प्रेपरेशन ऑफ बेकलाइट लिख के रखना, ये ऐसे क्यों में आता है आपको। ये जो डायग्राम नहीं बोल रहा हूं, जो पूरा रिएक्शन है जो मैंने ऊपर लिख के समझाया आपको, वो पूरा एज इट इज आपको लिखना है। बहुत सिंपल है, कोई बहुत टफ चीज नहीं, टेंशन मत लो। ओके, देन यू हैव मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, इसको सिर्फ मेलामाइन भी बोल सकते हो आप। कैसा है? फॉर्मेल्डिहाइड अगेन इज रिटन एज व्हाट? CH2O। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मेलामाइन? थिंक सिंपल तरीके से याद रखना, जैसे बेंजीन रिंग आप बनाते हो ना, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाली। नाउ इंस्टेड ऑफ बेंजीन रिंग you make the ring with what? 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन, 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन, दैट इज मेलामाइन। ठीक है? और कार्बन के ऊपर आप अमाइन ग्रुप लगा दो। कार्बन के ऊपर क्या लगा दोगे? अमाइन ग्रुप लगा दो। अब इसके ऊपर कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। मेलामाइन में टोटल नाइट्रोजन कितने? टोटल नाइट्रोजन है 6। देखो 3 रिंग का हिस्सा है, 3 बाहर है, तो 3 ऐसे सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यानी फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में, एंड 3 आर पार्ट ऑफ द रिंग। कैन यू सी दैट? बोलो यस और नो एवरीबॉडी। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। मेलामाइन बहुत सिंपल है, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑल्टरनेट लिख दो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दो, और जहां जहां कार्बन है उसके ऊपर NH2 लगा दो। एक बार वो कर दिया तो आपका अब काम बहुत ही इजी हो गया। NH2 का जो हाइड्रोजन था ये वाला, उसको आप इसके साथ में जोड़ के क्या बना दोगे? CH2OH। सेम जो ऊपर किया था, वहां पे बेंजीन रिंग का H लिखे CH2OH बनाया था। सही बोल रहा हूं बच्चों? तीनों पोजीशन पे सेम हो गया ना। अपने लिए तो बहुत फंडा जो सेम हो गया। CH2OH तीनों पोजीशन पे मैंने ऐड कर दिया। फिर बाद में क्या किया? उसको हीट करोगे या हाइड्रोलाइज करोगे, तो समझाया भी नहीं टेक्स्ट बुक में, ऐसे ऐसे लिख दिया उन्होंने। ठीक है, हीट करो या हाइड्रोलाइज करो ऑब्वियसली। सो देन व्हाट विल हैपन? NHCH2 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 सब ऑब्वियसली, बिकॉज ऑल साइड्स द बॉन्ड्स आर फ्री। कार्बन के बॉन्ड्स हर जगह पे क्या है? फ्री है। तो ये नेटवर्क बनेगा ऐसा, और जब नेटवर्क बनता है तो बहुत ही रिजिड और स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाता है। करेक्ट बोल रहा हूं? यस सर। मेलामाइन पे जनरली आपको थियरी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो पूरा रिएक्शन लिखने की इतनी कोई जरूरत। ठीक है, दैट इज योर मेलामाइन। नेक्स्ट है आपका ब्यूना S। आपको यहां पे दिख रहा है ब्यूना S, ठीक है, एंड उसके नीचे आएगा ब्यूना N। ठीक है, तो ब्यूना S रबर। अब ये क्या है ब्यूना S? जरा ये समझा देता हूं। ब्यूना S को हम लोग SBr भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड, यहां पे लिख दो आपके टेक्स्ट बुक में, ऑल्सो कॉल्ड SBr।
नाउ इफ यू रिमेंबर बच्चों, हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी नेचुरल रबर से, और मैंने आपको उसका सीसर ट्रांसफॉर्म सिखाया था। क्या था नेचुरल रबर, कोई याद, किसी को याद है? नेचुरल रबर में पॉलीमर क्या था? आइसोप्रीन था। आइसोप्रीन था 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, पहली बात तो है ना। ओके, जिसको हम लोग ने आइसोप्रीन बोला था, फिर उसका सिस फॉर्म था, ट्रांसफॉर्म था, वगैरह वगैरह, ऑफ कोर्स, राइट। और पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर था, वो नेचुरल फॉर्म था, उसका वल्कनाइजेशन करके हमने रिजिड रबर भी बनाया था, बट अभी भी वो नेचुरल ही था, सिर्फ उसकी प्रोसेसिंग की थी। ये जो है ना ब्यूना, BUNA, ब्यूना, ये वर्ड जो है ना, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है सिंथेटिक रबर। क्या सिग्निफाई करता है बच्चों? सिंथेटिक रबर। तो अगेन मैं आपके लिए यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लिखता हूं ताकि आपको रीड करने से एकदम अच्छे से समझ में आए। देखो, रबर 2 टाइप, कौन से? नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल, सिंथेटिक, क्लियर? अच्छा, सिंथेटिक वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं जनरली? ब्यूना, ऐसे वर्ड से जानते हैं हम लोग, ब्यूना। हाँ, सिंथेटिक। नेचुरल में 2 फॉर्म थे, कौन से? सिस एंड ट्रांस। सिस, ट्रांस वाले को हमने गट्टा पर्चा बोला था, सिस वाले को एक्चुअली नेचुरल रबर बोला था। सिस पॉली आइसोप्रीन एंड ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ये भी ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक में आपके पास एक्चुअली 3 वेराइटीज आर देयर, ध्यान से सुनना। सिंथेटिक में एक्चुअली यू हैव 3 वेराइटी, है ना। कौन से? मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं। एक है ब्यूना S, दूसरा है ब्यूना N, एंड तीसरा है नियोप्रीन। ब्यूना S, ब्यूना N और नियोप्रीन। ब्यूना S है स्टाइरीन रबर। क्या है बच्चों? स्टाइरीन वाला रबर। ब्यूना N है नाइट्राइल वाला रबर। नाम से ही पता चल रहा होगा अभी, S और N। और नियोप्रीन है क्लोरोप्रीन वाला रबर। नियोप्रीन क्या है? क्लोरोप्रीन वाला रबर। ठीक है बच्चों, रबर की ओवरऑल ये पूरी समझ में आई फंडे क्या है। नेचुरल के भी अलग फॉर्म होते हैं, सिंथेटिक के अलग फॉर्म। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई ब्यूना N की बात, ब्यूना S की बात हो रही है, तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, कि मतलब ये सिंथेटिक रबर की बात हो रही है। अच्छा, इसको SBR क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें स्टाइरीन होता है। और देखो, नेचुरल रबर तो रहेगा ही ना, वो तो उसमें प्रोसेस में तो यूज ही होगा। वो क्या था ओरिजिनली? वो ब्यूटाडाइन का डेरिवेटिव था बच्चों, है कि नहीं। तो यहां पे मैंने उसमें स्टाइरीन डाल दिया, तो नाम रख दिया स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। क्या ये बात समझ में आ गई? इट्स ट्रेड नेम। ट्रेड नेम मतलब कि इंडस्ट्री का नाम है SBR। तो इंडस्ट्रीज में हम लोग उसको SBR के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाई एंड जो आपके रनर शूज होते हैं उसके सोल्स बनाना, टायर वगैरह बनाना, है ना, हाई एंड जहाँ पे काम चाहिए वो उधर यूज होता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स है इसमें। कैसे? देखो, 75 पार्ट्स ब्यूटाडाइन है, 25 पार्ट्स ऑफ स्टाइरीन है। सबसे पहला सवाल बच्चों का, सर ये स्टाइरीन होता क्या है? बताता हूँ स्टाइरीन क्या होता है, बताता हूँ। ठीक है, और इन दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, एंड देन लेटर इट इज वल्कनाइज। पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन करके क्या बना लेते हो आप? रबर बना लेते हो। कौन सा वाला? ब्यूटाडाइन, ये स्टाइरीन रबर बना लेते हो। फिर उसको आगे क्या करते हो? वल्कनाइज भी करते हो, तो और अच्छी प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो दैट इज व्हाई इट इज सुपीरियर टू नेचुरल रबर, अब्रेशन रेजिस्टेंस, हेंस इट इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री। अब ये स्टाइरीन बेसिकली क्या है? याद करो, मैंने कहा था इफ यू नो इथीन यू नो ऑल द पॉलीमर्स, बोला था ना, याद है बच्चों? तो स्टाइरीन कुछ नहीं है, इथीन का एक हाइड्रोजन हटाओ और एक फिनाइल ग्रुप लगा, बेंजीन रिंग लगा दो। देखो इतना इजी है। क्या है स्टाइरीन? आपके पास ओरिजिनली एक इथीन था। क्या था बच्चों? ओरिजिनली एक इथीन है आपके पास। आप एक हाइड्रोजन हटाओ
और क्या लगा दो, बेंजीन रिंग लगा दो, फिनाइल ग्रुप लगा दो, बन गया स्टाइरीन। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नो एवरीबडी? बहुत आसान है। अच्छा, ब्यूटाडाइन तो सबको बनाने आता है, नहीं बनाने आता तो पढ़ाई सुबड़ी में छोड़ दो। ब्यूटाडाइन कैसे नहीं बनाना था, ऑब्वियसली सबको आता है। 4 कार्बन 1,3 ब्यूटाडाइन, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, थर्ड पे डबल बॉन्ड, ये तो हर एक को आता होगा, आई एम वेरी श्योर यार। ठीक है, इतने तो बेवकूफ नहीं हो ना आप लोग। 1,3 ब्यूटाडाइन, चलो तो 1,3 ब्यूटाडाइन लिया, कितना 75%। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड जा रहा हूं भाई, ध्यान से देख लो। ब्यूटाडाइन लिया 75%, स्टाइरीन लिया 25%, क्लियर? दोनों को मिलाओ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, ब्यूटाडाइन के जो 2 डबल बॉन्ड थे उनको ब्रेक करोगे। क्या फंडा सिखाया था मैंने पिछली बार? जब 2 डबल बॉन्ड है दोनों को हटाओ और सेंटर में एक डबल बॉन्ड लगा दो। क्या ये क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, ये देखो क्या है, इसको फोकस करके समझना, फोकस करके समझना। देखो ये 4 कार्बन का सेट है ना, मैंने दोनों साइड के डबल बॉन्ड हटा दिया और बीच में एक लगा दिया। क्या ये समझा? फिर से देखो, ये 4 कार्बन का सेट है, दोनों साइड के डबल बॉन्ड हटाए, बीच में एक लगा दिया। क्या ये सेम रिपीट किया मैंने? मेरे प्यारे गधे बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? राइट, ओके। अभी C6H5CH2, C6H5CH2 वो रहा, ये देखो ध्यान से देखना, C6H5CH2 सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, एक ही था उसको ब्रेक किया, करेक्ट? और तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, डबल बॉन्ड था उसको क्या किया, ब्रेक किया, और ब्यूटाडाइन वापस लगा। अब बोलोगे सर ब्यूटाडाइन, अरे थोड़ा कॉमन सेंस रे बाबा, 3 बार ब्यूटाडाइन और 1 बार स्टाइरीन, क्यों? 75-25 रेशियो। अब बोलो अच्छा, हाँ सर सही है ना? ये देखने के बाद ऐसा रियलाइज होता है ना, अरे हाँ यार सही है, 4 बनाए उसमें से 3 बार सर ने ब्यूटाडाइन बनाया और 1 बार स्टाइरीन बना दिया। सही है ना बच्चों? क्या ये बात आपके भेजे में चली गई? मजा आया? समझ में आया? ऐसे करना है, ठीक है? वो माइनर प्रिंटिंग एरर है शायद, उसको चेंज कर लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कहने का अर्थ ये कि आपको यहां पर क्लियर अब दिख रहा है कि अच्छा 3 बार ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल लिखे और बीच में एक हमने स्टाइरीन लगा दिया, इसलिए 75-25 रेशियो भी समझ में आ गया। और ये स्टाइरीन का रोल क्या था कि भाई वो नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज को एनहांस कर रहा है। एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन नहीं। राइट बच्चों, यूजेस के साथ ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं। अच्छा, और एक इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, ये स्टाइरीन जो है ना, यही यूज होता है स्टाइरोफोम बनाने में भी। स्टाइरोफोम नाम तो सबने सुना होगा, आप जब थिएटर में जाते हो पॉपकॉर्न ऑर्डर करते हो, अब तो आजकल कोविड में कोई थिएटर नहीं जा रहा, बट पॉपकॉर्न ऑर्डर करते हो, जो बकेट देता है आपको, आप कभी कभार, जब मैं एटलीस्ट छोड़ता था, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं हमेशा सोचता था यार ये पेपर है कि थर्मोकॉल है कि प्लास्टिक है, समझ में नहीं आता। या स्टारबक्स में आप जाते हो, आपको कॉफी देता है, अभी तो आजकल लोग पेपर कप्स यूज करने लगे बिकॉज इट इज मोर इको फ्रेंडली, बट पहले पुराने टाइम में ना स्टाइरोफॉर्म के कप्स यूज होते थे, विच वॉज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम स्टाइरीन इटसेल्फ, राइट? इट वॉज नाइदर पेपर नॉर थर्माकोल नॉर रबर, इट वॉज अ कंप्लीटली डिफरेंट मटीरियल जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी था और रिजिड भी था, मतलब पार्टली ऐसा प्रॉपर्टीज अच्छी थी उसकी, है ना? बट वो बायोडिग्रेडेबल नहीं था, तो ऑब्वियसली इट वॉज हार्मफुल, इसलिए अभी कोई यूज नहीं करता। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा नियोप्रीन, सॉरी आपको नाइट्राइल रबर दिया ही नहीं है यहाँ पे आपके बुक में, सीधा नियोप्रीन पे गए हैं। मैंने आपको वैसे नाइट्राइल रबर नाम लिखवा दिया है, उसमें आप याद रख लेना, ऑब्वियसली साइनाइड ग्रुप होगा, क्यों? नाम ही नाइट्राइल रबर है ना, तो क्या होगा? साइनाइड ग्रुप होगा ऑब्वियसली, राइट? अच्छा, नियोप्रीन देख लेते हैं, ये भी एक सिंथेटिक रबर है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन इज मेड फ्रॉम क्लोरोप्रीन। क्या मैंने ऐसा लिखा है? देखो प्रॉपरली, नियोप्रीन किससे बना है? क्लोरोप्रीन से बना है। क्या ये आप समझ पा रहे हैं बच्चों? यस। अच्छा, सब बच्चे याद करो आइसोप्रीन क्या था? तो आप बोलेंगे सर आइसोप्रीन तो 2-methyl 1,3 ये था, है ना? मिथाइल हटा दो और क्लोरीन लगा दो, ये बन गया क्लोरोप्रीन।
ये कितना इजी है। ओरिजिनल जो आपका आइसोप्रीन था ना बच्चों, नेचुरल रबर वाला, उसका मिथाइल हटाओ और क्या लगाओगे, क्लोरीन लगा दोगे। जैसे क्लोरीन लगा बन गया क्या, क्लोरोप्रीन। और उस क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करो, क्या बनेगा, नियोप्रीन। द वर्ड नियोप्रीन लिटरली मींस न्यू रबर, एक नए टाइप ऑफ रबर बनाया तो उसको नियोप्रीन नाम रख दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? द वर्ड नियो मींस न्यू। हाँ, तो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट आ जाता है, क्लोरोप्रीन पॉलीमराइजेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पे इनिशिएटर का काम कर लेगा। अच्छा, ऑब्वियसली जहां पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या वहां पे एडिशन रिएक्शन ही होगा। ये तो इतना तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। यहां सर एल्कीन डेरिवेटिव है ना, सब इथीन, प्रीन, ब्यूटाडाइन, ये सब के डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा था, एडिशन रिएक्शन हो रहा था, कंडेंसेशन तो हो ही नहीं रहा था। और होमो होगा या हेटेरो, थोड़ा दिमाग लगाओ, एक ही दिया ना क्लोरोप्रीन अकेला, तो क्या होगा बच्चों, होमो। और एडिशन रिएक्शन होगा, कॉमन सेंस है कि नहीं। और इसका वल्कनाइजेशन भी अलग तरीके से होता है, देखना, वल्कनाइजेशन सल्फर के प्रेजेंस में नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या ये समझ में आ रही है बात आपको? वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख लो, चलो फटाफट। क्लोरोप्रीन ये रहा, ओरिजिनल आइसोप्रीन का मिथाइल हटाया, क्लोरीन लगाया, एवरीबॉडी क्लियर। पॉलीमराइजेशन क्या किया, देखो ध्यान से, ये कॉर्नर के दो डबल बॉन्ड थे, इनको हटा के क्या किया देख लो जरा। अब तो रट गया होगा आपको, अब गलती नहीं करोगे ना इसमें। सेंटर में एक डबल बॉन्ड ले आए, दोनों साइड का कार्बन फ्री कर दिया और क्या कर दिया, एन टाइम्स लगा दिया, क्या बना, नियोप्रीन। कितना इजी है ऑनेस्टली बोलो, यस और नो। बहुत आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। चलो, ये हुआ हमारा नियोप्रीन का फॉर्म। वल्कनाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन की क्रॉस लिंक्स बनाता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन की क्रॉस लिंक्स आपके एमसीक्यू में जरूर पूछ सकता है कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में वो क्या कर लेता है, वो ऑक्सीजन की क्रॉस लिंक बना लेता है। क्या बनाता है बच्चों, ऑक्सीजन की क्रॉस लिंक। जैसे नॉर्मल रबर जो है वो सल्फर की क्रॉस लिंक बनाता था, यस, वैसे यहां पे ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की क्रॉस लिंक बना लेता है। आई होप ये क्लियर है बच्चों। Okay, so neoprene is used for making hose pipes for gasoline and making gaskets। क्या होता है लास्ट टाइम बताया था, है ना, ऑयल के वो फिल्टर्स को बंद, कैप को बंद करने के लिए, टाइट सील करने के लिए, है। बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोलियम, सो इट इज यूज फॉर आपके जो पेट्रोल कैरिंग पाइप्स बेसिकली होते हैं पेट्रोल पंप वगैरह पे, अगर आप देखोगे तो वो किसके बने होते हैं, जनरली नियोप्रीन के बने होते हैं। इंसुलेटर केबल्स, आपके चार्जिंग केबल्स वगैरह, ये जो है चार्जर केबल जो होता है आपका बच्चों, है ना, ये जनरली आपके नियोप्रीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन बेल्ट भी नियोप्रीन से बनती है। देन यू हैव विस्कोस रेयन। विस्कोस रेयन स्टार्टिंग में ही बताया था नाम, सेल्यूलोज रेयन, एसीटेट रेयन, विस्कोस रेयन, ये सब क्या है, ये सेमी सिंथेटिक है ना, क्या ये रेयन वर्ड सुनते हैं आप क्या लिखेंगे, सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल, ओके, सेमी सिंथेटिक। इट इज नथिंग बट रीजेनरेटेड सेल्यूलोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में मतलब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट आंसर, हाँ VSAQ बोलते हैं उसको, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। व्हाट इज विस्कोस रेयन, तो आप लिखेंगे विस्कोस रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर विच इज बेसिकली रीजेनरेटेड सेल्यूलोज। व्हाट इज सेल्यूलोज, प्लांट्स का सेल वॉल का मटेरियल, है ना बच्चों, ये भी बताया हुआ है मैंने आपको। तो सेल्यूलोज से पेपर बनता है, वुड पल्प बनता है वगैरह। तो ये बेसिकली क्या है, सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H10O5। ये बायोमॉलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ओके। इसका मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन भी है सेल OH। सेल्यूलोज को अपन सेल OH ऐसा सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए बोलते हैं, बकवास है वो, छोड़ दो। सेल्यूलोज इज ट्रीटेड विद NaOH टू गेट फ्लफी एल्कली सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को आप जब NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हो
तो एल्कली सेल्यूलोज मिलता है. इट इज देन कन्वर्टेड इनटू xanthate by carbon disulfide and then again reacted with dilute NaOH to give viscose solution which is put into the spinning machine where regenerated cellulose fibers will be precipitated. ठीक है, ये बाउंसर क्या होगा, आई एम वेरी श्योर, टेंशन मत लो, समझो डिटेल में समझो. ठीक है, पहले आपने सेल्यूलोज लिया, कैसे लिखा उन्होंने, सेल OH. क्लियर, किसके साथ रिएक्ट किया, NaOH के साथ. तो इतना तो कॉमन सेंस सबको आता है, अल्कोहल प्लस NaOH क्या बनाएगा, ONA. ये तो बहुत बार कर चुके हो अल्कोहल चैप्टर में, सोडियम का ऑक्साइड है ना, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पे सोडियम सेल्यूल ऑक्साइड बन जाएगा. इसको हम लोग अल्कली सेल्यूलोज बोलेंगे क्योंकि अल्कली मेटल डाला हुआ है. इसको आप फर्दर रिएक्ट करो किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ. तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो CS2 उसमें सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आके. ध्यान से देखो. ठीक है, अब ये पार्ट जिनको नहीं समझा उनके लिए ड्रॉ करके समझाता हूँ. सेल्यूलोज का जो यूनिट है वो फिर ऑक्सीजन और फिर Na आपके पास था. ऐसे आपने जब इसमें कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो क्या हुआ, ये जो है ना कार्बन वो डबल S और सिंगल S ऐसा इस तरह से यहाँ पे ऐड हो गया है ना. ये कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं प्रॉपर, यस. एंड सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. बोलो हाँ कि ना, सही है, समझ में आ रही बात बच्चों. दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड सेल्यूलोज xanthate. क्या बोलते हैं इसको, सेल्यूलोज xanthate. अगेन ये बायोलॉजी वालों को तो वैसे अच्छे से पता होता है क्योंकि क्लोरोफिल के ही भाई बहन होते हैं, है ना. प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली xanthates, है ना. फ्यूकोजैंथिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये सब अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में. ठीक है ना. ओके, ये आपने सेल्यूलोज xanthate लिया, इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया आपका, NaOH रीजेनरेट हो गया. ठीक है, और उसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सेल OH प्लस CS2. अब आप बोलोगे सर ये तो घूम फिर के सेल OH का सेल OH ही मिल गया. करेक्ट बोल रहा हूं, कितने बच्चों ने ये नोटिस किया, सेल OH का तो सेल OH ही मिल गया. तो क्या उखड़ा, तो भाई जो पुराना वाला था ना वो ओरिजिनल सेल्यूलोज आपने प्लांट से ऑब्टेन किया था. ये आपने जो बेसिकली पूरा एक्सरसाइज किया ये उसकी प्रोसेसिंग की. क्या किया, प्रोसेसिंग. तो ये रीजनरेट हो गया ना, इसलिए तो नाम रखा. अब समझा नाम क्यों है, रीजनरेटेड सेल्यूलोज है. तो फर्क ये है कि जो ओरिजिनल कच्चा सेल्यूलोज आपको प्लांट में से मिला था रॉ फॉर्म, ठीक है, उसके फाइबर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी एक तो, और उसके फाइबर्स बहुत इजीली बायोडिग्रेड हो सकते थे. ठीक है, ये जो प्रोसेस्ड फॉर्म है ना इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है. समझ में आई बात बच्चों, ये जो प्रोसेस फॉर्म है इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है. अगेन इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने घर पे आपकी दीदी मम्मी कोई होगी ना उनसे पूछना, प्योर सिल्क की साड़ी अच्छी दिखती है, सब अच्छा है, नेचुरल सिल्क, बट बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है, जिसको रेशम कहते हैं ना अपन हिंदी में, है ना, रेशमी या रेशम जिसको बोलते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा उसको संभालना पड़ता है. उस पर कुछ पानी गिर गया, कुछ प्रॉब्लम, कुछ गिरा तो वो बहुत इजीली डैमेज हो जाता है. ठीक है, जो थोड़ा सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक होता है ना वो दिखता सेम है ना, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेबल होता है. ठीक है बच्चों, ओके. तो यहाँ पे खत्म हो गए हमारे सारे पॉलीमर्स. लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एक छोटा सा पैराग्राफ है कि भाई पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे. अब देखो ये बताओ मुझे बात कि भाई पॉलीमर में मैं तो हर बार n मॉलिक्यूल्स लिख के छोड़ देता हूं, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बताते नहीं हम. करेक्ट है ना, कि आपको ऐसा मैं बोलूं अच्छा चलो 10 मॉलिक्यूल है, समझो मैं आपको बोलूं कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है, तो आप इसका मुझे फिक्स मास बता पाओगे ना. हाँ सर ये 180 ग्राम है, राइट. मैं बोलूं n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हो तो आप बोलोगे सर हमको कैसे पता, n इंटू 18, बस इतना ही बता पाओगे, है कि नहीं. बोलो हाँ या ना. तो जब मुझे पॉलीमर का मास जानना है और मैं आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही नहीं बता रहा हूं, तो क्या आप मुझे एग्जैक्ट नंबर कभी बता सकते हो. आप बोलोगे नहीं, ऑफ कोर्स नहीं बता सकते, है ना. सो इसीलिए जब हम लोग पॉलीमर का मास निकालने जाते हैं ना, है ना, तो हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. क्या बोलते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास.
कि एक अप्रोक्सीमेशन आप निकाल लो कि भाई एवरेज मॉलिक्यूलर मास इतना रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से फंडा यूज होता है। तो मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर इज एवरेज ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई बात। सो यहाँ पे एवरेज, जैसा मैंने कहा, ऑब्वियसली यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू नो कि भाई एन नंबर है तो टोटल मास कितना है, ठीक है। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर मास किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये एक छोटा सा पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एमसीक्यूज में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे ऑनेस्टली सीईटी में भी, जेई में भी, नीट में भी कभी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो बकवास, उसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। सॉरी, ये आपके सॉरी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डेफिनेशन जो है आपका कि भाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, बस एक लाइन में आपको डेफिनेशन लर्न करना है, बाकी ये बकवास है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट पैराग्राफ है यू कैन जस्ट रीड और ऑनेस्टली यू कैन इग्नोर, दैट इज फाइन, आई डोंट केयर, यू कैन आइदर रीड और इग्नोर, खत्म, राइट। अब आते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में। तो मेन हमारे सारे मेन जो भी लैब में यूज होने वाले सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, ये वो सारे कंप्लीट हो गए, खत्म हो गया। अब आते हैं लास्ट एक छोटा सा सेक्शन है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों घुसाया उन्होंने? क्योंकि आजकल एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट नेचर, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, ये सब चल रहा है, तो ये छोटा सा पार्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की जरूरत क्या है अपने को, ये सोचो। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स? क्यों चाहिए भाई? प्लास्टिक, बेकलाइट, सबसे प्रॉब्लम है अपने को, क्योंकि एक बार ये यूज एंड थ्रो कर दिया। अब ये बॉटल मैंने खरीदा, ठीक है, अब मैं इसमें पानी पीऊंगा, 1 महीना 2 महीना यूज करूंगा, 4 महीना यूज करूंगा, फिर फेंकना पड़ेगा, राइट। अब इंडिया में तो इतनी अक्ल है नहीं लोगों को कि रिसाइकलिंग में डालें, पढ़े लिखे भी गंवा रहे अपने यहाँ पे। तो क्या होता है, आप यहाँ वहाँ फेंक देते हो और फिर ये नेचर में जाके ऐसे पड़ा रहता है। तो इसके लिए लोग अभी क्या ट्राई कर रहे हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ट्राई कर रहे हैं, है ना। In fact, I'll tell you something very strange. Okay, so I traveled to Malaysia and Singapore and Thailand and many places. When we went, I thought कि वो लोग हमसे आगे होंगे ना इस वो पोल्यूशन, वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन में। अपना एक ऑब्वियसली होता है कि भाई फॉरेन कंट्रीज अपने से तो अच्छी है ना। मैं वहाँ गया तो मैं देखा वहाँ पे प्लास्टिक बैग, अपने इधर जो ऐसा है ना कि प्लास्टिक बैग नहीं मिलेगा दुकानों में, थैली मत मांगिए, ऐसा लिखा होता है। और एक्चुअली फॉलो भी कर रहे हैं लोग, अच्छा है ना कि थैली यूज मत करो, ज्यादा कपड़े की थैली यूज करो। अब वहां बाहर गाँव जाओ, थैली बहुत मिल रही है, ऐसा आप छोटी छोटी चीज को वो लोग प्लास्टिक की थैली में डाल के दे रहे हैं बहुत कॉमनली, क्योंकि वहां पे ना सड़कों पे थैलियां दिखती नहीं है। पब्लिक को सेंस है कि प्लास्टिक बैग लिया ना तो उसको रिसाइकलिंग में डालने का है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, अपने यहाँ पे अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि अच्छा ये चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब क्या है, इसको यहां नहीं फेंक सकते। दैट अवेयरनेस हैज टू कम, है ना। टिल दैट टाइम ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू यूज अदर रिसोर्सेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है बच्चों। देखो क्या है, जैसे कि एलिफैटिक पॉलिएस्टर्स एंड पॉलीअमाइड्स, ठीक है, आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। तो पॉलिएस्टर और पॉलीअमाइड के ही एग्जांपल्स हैं। तो पॉलीअमाइड है मतलब नायलॉन आ जाएगा, और पॉलिएस्टर है मतलब वही टेरिलीन वगैरह के डेरिवेटिव आ जाएंगे। आप समझ पा रहे हो ये बात को, यानी कि एस्टर लिंकेज आएगा और अमाइड लिंकेज आएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं। तो इसके 2 एग्जाम्पल हैं अच्छे वाले। एक है PHBV, नाम क्या है? PHBV, नाम देखो ध्यान से, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, ठीक है। इट इज PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और वैलेरेट। नाम ध्यान से देखना, पॉलीहाइड्रोक्सी है बिकॉज मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ब्यूटरेट और वैलेरेट से नाम आया। ब्यूटरेट और वैलेरेट मैं आप लोगों को डिटेल में सिखा चुका हूं। 4 कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कॉमन नेम क्या है? ब्यूट्रिक। 5 कार्बन का है तो वैलेरिक। ब्यूट्रिक का एस्टर, ब्यूट्रिक का सॉल्ट क्या? ब्यूटरेट। वैलेरिक का सॉल्ट, वैलेरिक का एस्टर क्या? वैलेरेट। क्या ये बात समझ में आई? ब्यूटरेट, वैलेरेट। तो ब्यूटरेट और वैलेरेट नाम, अभी आपको अगर नाम याद है तो आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा, अगर नाम भूल गए तो आप कितना भी कर लो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। पहले तो ये समझ लेना है आपने,
अच्छा, कि पॉलीहाइड्रोक्सी है और मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे और एक ब्यूट्रिक एसिड का डेरिवेटिव है और एक वैलेरिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये कॉम्बो है। क्या दो अलग अलग मोनोमर दिख रहे हैं गधे बच्चों, बताओ हाँ कि ना? अब बोलोगे हाँ, तो ये कोपॉलीमर हुआ ना, हेट्रो हुआ ना, हेट्रो कोपॉलीमर। अब बोलोगे हाँ ठीक है। अच्छा, दोनों में बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगाए, कहां लगाए? बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगाए, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ऑब्वियसली यार एसिड है, अल्कोहल है, क्या बनेगा? एस्टर। कैसे बनेगा? रिमूवल ऑफ वाटर, कि बन गया PHBV। PHBV। जिनको नहीं समझा उनके लिए बता दो क्या था। अभी सामने नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे तो फिर डिफिकल्ट होता है ना याद करना। चलो दिमाग लगाओ, क्या नाम था बताओ? PHBV। ब्यूटरेट था, वैलेरेट था, ये समझ रहा है? सिर्फ एक चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप याद रख लो कि बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। कहां पे है? बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, इतना याद रख लो आप, तो मेन आपका काम हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, ये COH हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा पे लगा दिया OH। क्लियर? 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन मतलब क्या? 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन का एसिड है ना, तो वैलेरिक एसिड हुआ। ऑफ कोर्स ये वैलेरिक नहीं है, ब्यूट्रिक है ऑब्वियसली, है ना। 4 कार्बन है ना बच्चों, बीटा पोजीशन पे मैंने OH बना दिया। अब बोलोगे ठीक है, सेम ऐसे आप 5 कार्बन का बना लो। ठीक है, यहां पर COH बना दिया और यहां पर OH बना लो, है कि नहीं? अच्छा, अब एक इसमें क्या चाहिए कि भाई OH और COH का बॉन्डिंग करे या OH OH का बॉन्डिंग करे? कंडेंसेशन किसके बीच में कराना है? अल्कोहल और एसिड के बीच में कराना है कि अल्कोहल अल्कोहल के बीच में कराना है? कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, आप समझे, मैं इसलिए ड्रॉ करके बता रहा हूं। कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, सर मैं एसिड एसिड में करा दूंगा। कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, सर मैं अल्कोहल अल्कोहल में करा दूंगा। पर तुमको एस्टर बनाना है तो तुमको किस में कराना है बच्चों? अल्कोहल और एसिड में कराना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस ये मुझे चाहिए कि आप लोग क्लियरली समझ जाओ, इसमें गलती नहीं करनी है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अब आप इसमें गलती नहीं करोगे। देखो एसिड और अल्कोहल बाजू बाजू में, समझ पा रहे हो आप? और उनकी बॉन्डिंग करानी है ना। ठीक है, बस ये समझ गए तो बाकी आपका सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो PHBV में ना आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आता है कि भाई एक्सप्लेन व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एनीवन, या तो PHBV या नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये भी अभी 2 साल पहले भी बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, नाइलॉन 2 और 6 ये वाला। और ये भी बहुत इजी है, नाइलॉन 2,6 और नाइलॉन 2,6, इसका मतलब क्या है? 2 मोनोमर है, एक में 2 कार्बन होगा, एक में 6 कार्बन होगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर? इसको मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं आपके लिए। तो 2 कार्बन और 6 कार्बन वाले कैसे हैं? दे आर 2 अमाइनो एसिड्स, 2 अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप भी होगा, एसिड ग्रुप भी होगा। पहला अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, दूसरा अमाइनो एसिड है इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। नाम सुना सुना लग रहा है, इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड कहां है? नाइलॉन 6 वाला, बस वहां पे रिंग फॉर्म में था, यहाँ पे ओपन फॉर्म में है। मैंने ओपन फॉर्म में तो बनाया था ना पहले, फिर उसको रिंग बना के दिखाया आप लोग को, याद है? वो बहुत इजी है। और ग्लाइसिन के बारे में एक नोट मुझे चाहिए कि आप लिख के रखो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस है इसमें से। एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स में से पूछते हैं वो लोग, बट यहां पर भी लिख लो आप। ग्लाइसिन के बारे में 2 चीजें हैं। एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। क्या है ग्लाइसिन? क्या है बच्चों? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड दुनिया का, और दी ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव समझते हो सारे बच्चे कि कायरल कार्बन होगा कि नहीं होगा?
कायरल कार्बन नहीं होगा। सारे अमाइनो एसिड, दुनिया के सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ के। ग्लाइसिन को छोड़ के दुनिया के सारे अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन अकेला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ग्लाइसिन कैसा दिखता है? अगर आपके दिमाग में ये भी सवाल है तो वो भी बना देते हैं भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। अमाइनो एसिड है तो नाम से ये तो पता चल गया कि सर अमाइन ग्रुप भी होगा, एसिड ग्रुप भी होगा। यहां पर एक एच है, जैसे मैं यहां पे चौथा अलग कुछ ग्रुप लगा दूंगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना। तो यहां पे ऑप्शन छोड़ा मेरे लिए कुछ नहीं, CH ही लगाना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? इजी है ना? यस बच्चों, CH2 COH NH2, ये आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल, एकदम आसान, इजी है ना। तो नाइलॉन 2 और 6 जो है वो ग्लाइसिन हुआ और इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड के बीच में बॉन्ड जब बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट भी है और अकेला ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड भी है। खत्म। लास्ट में टेबल दिया, इसमें कोई आपको रिएक्शन लिखने की या ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर ये पूरा टेबल MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भयंकर इंपॉर्टेंस रखता है। बोर्ड्स के जो MCQ आते हैं ना छोटे छोटे वाले, वो भी इसमें से बहुत बार आए हुए हैं और आपके CET JEE नीट के एग्जाम में भी इसमें से बहुत आपको MCQs मिलेंगे, समझ लो। ठीक है, चलो इस टेबल को आप लोग स्टार मार्क करके रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस, हाँ, ओनली फॉर MCQ। तो इसमें से एक एक वर्ड उठा उठा के याद रखना है। कौन सा वाला? चलो देख लेते हैं। मैं आपको सब वर्ड्स मार्क करा देता हूं, इजी हो जाएगा। एक्रिलिक, सबको मालूम है ना, एक्रिलिक तो पेंट में आप लोग यूज करते हो। एक्रिलिक में होता है मिथाइल मिथैक्रिलेट। क्या होता है बच्चों? मिथाइल मिथैक्रिलेट, ये नाम याद रख लेना, मिथाइल मिथैक्रिलेट। ठीक है, इससे लेंस बनती है जो अपनी चश्मे की, बोल मैं अनब्रेक, जो आप लोग चश्मे की दुकान में जाते हो तो बोलते हैं वो कि कांच नहीं, ये वो बनाने का है, प्लास्टिक, हाँ बेसिकली जो टूटे नहीं, है ना। मैं जब छोटा था ना, मैं स्कूल में था ना, तो मेरे को बड़ा शौक था। आई डोंट नो इफ you डोंट नो दिस, आई हैव ग्रीन आइज, ब्राइट ग्रीन आइज। ओके, सो मुझे बहुत बड़ा शौक था यार कि मैं वो रिमलेस फ्रेम्स पहनूं। तभी ना कहो ना प्यारे रिलीज हुई थी, वो ऋतिक रोशन पहनता था रिमलेस फ्रेम। हाँ मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे हो सर आपकी शक्ल तो राजपाल यादव वाली है, ऋतिक रोशन के चश्मे पहन के क्या करोगे। तो मैं रिमलेस फ्रेम पहनता था, वो बार बार टूट जाते थे, फ्रेम नहीं होती थी। तो मैंने ये बनवाया, तब मुझे ये नहीं पता था कि वो इस एक्रिलिक का बनता है। ठीक है, क्लियर एक्रिलिक होता है, वो प्लास्टिक जैसा दिखता है। ठीक है बच्चों, देन यू हैव ऑफ कोर्स योर LCD स्क्रीन्स, shatter resistant glass, all those are made from acrylic. Another classic example is, अगर आपके घर पे आपके दादा दादी वो डेंचर पहनते, चोकटू बोलते हैं गुजराती में, चोकटा डेंचर, पिंक कलर का नकली दांत, वो जो है ना वो भी एक्रिलिक के बनते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने देखा हो तो। देन यू हैव, अच्छा एक्रिलिक ग्लास इज कॉल्ड perspex बाय द वे। ब्यूना N, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ब्यूना S जैसा है वैसे ही ब्यूना N भी होता है। इसमें होता है नाइट्राइल। क्या होता है ये? नाइट्राइल। इसको नाइट्राइल रबर बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, इसके रबर के बेल्ट्स बनते हैं, शूज के सोल्स बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो इससे बनते हैं आजकल नाइट्राइल ग्लव्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हैंड ग्लव्स, नाइट्राइल के ग्लव्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेटेक्स की एलर्जी होती है, जो नॉर्मल अपना रबर होता है ना लेटेक्स, उसकी एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को, तो इसलिए नाइट्राइल के ग्लव्स पहनते हैं लोग। ठीक है, PVC फेमस, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सबको मालूम है। विनाइल क्लोराइड कैसा दिखेगा? थोड़ा दिमाग लगा लो। विनाइल ग्रुप तो सबको सिखा चुका हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्लोरीन। इथीन का एक हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ, विनाइल हो गया, है ना। तो विनाइल क्लोराइड का तो आप ये भी याद कर सकते हो, बहुत इजी। ठीक है, वाटर पाइप्स बनते हैं इससे। ठीक है, एक्रिलामाइड नहीं यूज करना है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, अच्छा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड देखा हमने, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड देखा, अभी यह यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, सिमिलर।
वेरी सिमिलर, डेकोरेटिव मटेरियल, अनब्रेकेबल मटेरियल, तो मेलामाइन का भाई है समझ लो, ठीक है। क्या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड नाम है, तो किससे बनेगा, रॉकेट साइंस, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से, पता है ना सबको। यूरिया का फॉर्मूला जिनको नहीं आता उनके लिए बता दूं, वैसे तो यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, है ना, बहुत जगह यूज किया हमने, बहुत जगह। ग्लिप्टाल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लिप्टाल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लिप्टाल किस में यूज होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये मेंशन भी किया था कि पेंट्स में ग्लिप्टाल यूज होता है। कहाँ यूज होता है, लैकर, जिनको नहीं पता, लैकर मतलब वो जो फर्नीचर पे शाइनिंग देने के लिए या सरफेस पे शाइन देने के लिए जो लगाते हैं उसको लैकर बोलते हैं, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट तो आपको पता ही है। फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर्स, फूड खाना रखने के जो प्लास्टिक के कंटेनर्स बनते हैं वो भी पॉलीकार्बोनेट से बनते हैं। मैंने कहा ये फोन वगैरह भी पॉलीकार्बोनेट से बनते हैं आजकल। थर्मोकॉल, नाम तो सबने सुना है ना, थर्मोकॉल, यस, थर्मोकॉल। स्टाइरोफोम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम बताया था, बच्चों याद है। पुराने टाइम में ना डिस्पोजेबल, ऐसे आप कोई फंक्शन वगैरह में जाओगे ना तो वो पेपर कप की जगह ऐसे वो थर्मोकॉल के ग्लास देते थे आपको, चाय वाय डाल के, चाय जूस डाल के, है ना, वो बेसिकली ये होता था, ठीक है ना। स्टाइरीन का ही डेरिवेटिव था वो, ठीक है। इट कैन लीच व्हेन हीटेड, देयरफॉर इट इज बैंड। अभी यूज नहीं करते, पता है ना, अभी तो पेपर लीचिंग का मतलब कि उसमें से लीकेज होके आपके वो ड्रिंक के अंदर आ जाएगा। उसमें गर्म चाय कॉफी कुछ डालोगे तो वो, हाँ, तो वो लीक होके उसके अंदर आ जाएगा आपके। तो बेसिकली आप चाय पी रहे हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा स्टाइरीन भी जा रहा है ना। ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज बैंड। ओके बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट ये मेंशन भी किया था कि आज पहले वो स्टारबक्स में कॉफी वगैरह देते थे स्टाइरोफॉर्म के कप्स में, अब तो सब लोग पेपर कप यूज करते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, चलो एमसीक्यूज फटाफट खत्म कर लें इस चैप्टर के, 2 मिनट लगेगा, सारे एमसीक्यूज खत्म कर लेते। चलो, नायलॉन कैसा है, पॉलीअमाइड का फाइबर है, ठीक है। नायलॉन क्या है, पॉलीअमाइड का फाइबर है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग, सेकंड क्वेश्चन, नेचुरल, प्रोटीन ऑब्वियसली, राइट। सिल्क इज एनिमल फाइबर, है ना, सेमी सिंथेटिक भी नहीं है, सिंथेटिक भी नहीं, ऑब्वियसली एनिमल, नेचुरल है वो, ठीक है। डेक्रॉन इज अदर नेम फॉर टेरिलीन, जैसा मैंने कहा यूएस में उसको डेक्रॉन कहते हैं, बाकी पूरी दुनिया में अपन टेरिलीन कहते हैं, सिंपल। पॉलीअमाइड से कौन बनता है भाई, नायलॉन बनता है। जूट क्या है, जूट नेचुरल है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल होता है ना जूट, सबको मालूम है ना। गोनी जूट का प्लांट होता है। गोनी खा अपन वो गेहूं चावल ना अपन जो मंगाते हैं ना राशन की दुकान से, वैसे उठा के लेके आता है वो गोनी, बेसिकली जूट ना, गनी बैग्स बोलते हैं उनको, गनी बैग्स। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज 6, टेरिलीन इज पॉलीएस्टर, ठीक है। बहुत देखो मैंने आपको ये बोला भी था कि ये चैप्टर ऐसा छोटा है, इजी है, स्कोरिंग है, एक ही बार में बैठने का 2 घंटे पूरा चैप्टर निपटा डालने का, और सारे एमसीक्यू के साथ धाड़ सॉल्व करके डन, ठीक है। चलो, पीईटी कैसा है, पेट, पीईटी कैसे टाइप का पॉलीमर है, राइट, पीईटी। केमिकली प्योर कॉटन इज, नाइस क्वेश्चन, व्हाट इज प्योर कॉटन इन केमिकल टर्म्स। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पे सेल्यूलोज डायरेक्टली मेंशन नहीं है ऑफ कोर्स, बट द आंसर विल बी सेल्यूलोज बाय एलिमिनेशन। क्यों, सेमी सिंथेटिक में ये ऊपर के तीनों मेंशन्ड है ना, एसिड रेयन, विस्कोस रेयन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये तीनों सेमी सिंथेटिक है। तो जो एक्चुअली बचा वो नेचुरल, और नेचुरल में एक ही है सेल्यूलोज, ठीक है। टेफ्लॉन क्या है, CF बॉन्ड, ये हमने मार्क भी किया। C और F का बॉन्ड लेंथ छोटा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी है, जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए ये केमिकली इनर्ट है। इसके ऊपर किसी भी एसिड, बेस, कोरोसिव मेटल, कोरोसिव केमिकल वगैरह का जल्दी असर नहीं होता, ठीक है। एक यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें भी बेसिकली एमसीक्यू जैसा ही है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। चलो बताओ, कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है, क्या बनेगा कैप्रोलैक्टम से, नायलॉन 6। नोवोलैक का स्पेलिंग गलत है, नोवोलैक इज अ कोपॉलीमर ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन। हाँ क्या गोचू बच्चों,
वो नाइलॉन 6 है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नोवोलैक बोला है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ऑफ कोर्स फिनॉल एंड CH2O। मैंने फॉर्मेल्डिहाइड को CH2O लिखा तो समझेगा आप लोग को, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, पूरा लिख देते हैं फटाफट। चलो, टेरिलीन इज डैश पॉलीमर, व्हाट इज इट, डैश पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, को पॉलीमर भी बोल सकते हो, कंडेंसेशन पॉलीमर, बट हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट लाइन है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लाइन है। अच्छा, टेरिलीन में सिर्फ पॉलीएस्टर एक ही ग्रुप है, ठीक है, इसलिए आपकी बुक में इसको, जैसा मैंने कहा ना, आपकी टेक्स्ट बुक में को पॉलीमर को वो लोग ने ऐसा डिफाइन नहीं किया है जिसमें दो अलग अलग मोनोमर है, उन लोगों ने ऐसा डिफाइन किया उनके हिसाब से जिसमें अलग रिपीटिंग यूनिट है। तो टेरिलीन में एक ही रिपीटिंग यूनिट आता है ना, तो इसलिए कंडेंसेशन इज द मोर करेक्ट आंसर हियर, ठीक है बच्चों। बेंजोइल पेरोक्साइड एक्ट्स एज इनिशिएटर, नॉट कैटलिस्ट, इट इज इनिशिएटर। हाँ ऑफ कोर्स यस, लेमैन टर्म्स में उसको कैटलिस्ट बोलोगे, पर यहाँ पे टिपिकली अगर देखा जाए तो उसका जॉब क्या है, उसका जॉब है इनिशिएट करना रिएक्शन, और इनिशिएटर है। पॉलीइथीन ऑब्वियसली कंसिस्ट ऑफ पॉलीमराइज्ड इथीन नाम ही पॉलीइथीन है यार, क्या कर रहे हैं। चलो मैच द फॉलोइंग भी फटाफट कर लो, चलो खत्म करो ये। टेफ्लॉन क्या है, CF2 है। PVC क्या है, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है। पॉलीएस्टर क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि उसमें अपन ये यूज कर रहे हैं टेरिफ्थलिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना बच्चों। और इथिलीन ग्लाइकॉल है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्लाइकॉल, है ना। ओके, बेकलाइट क्या है, तो बेकलाइट तो पता ही है यार, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, और पॉलीइथीन है ये पहला वाला, यानी कि इथीन। इजी, बहुत इजी। क्लासिफाई, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में बहुत बार आया, बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, बट 4 इसमें से देते हैं और 2 मार्क के लिए पूछते हैं, आधे आधे मार्क के लिए। क्या करना है, क्लासिफाई नेचुरल एंड सिंथेटिक। चलो बताओ फटाफट बच्चों, सेल्यूलोज क्या है, नेचुरल। पॉलीस्टाइरीन क्या है, सिंथेटिक। टेरिलीन क्या है, सिंथेटिक। स्टार्च क्या है, नेचुरल। प्रोटीन क्या है, नेचुरल। सिलिकॉन्स क्या है, ठीक है, सिलिकॉन सिंथेटिक। ऑर्लोन ऑब्वियसली सिंथेटिक है, यस। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्वियसली सिंथेटिक है, ठीक है। बाकी आई थिंक सो या बाकी नॉर्मल जो लॉन्ग आंसर्स है मैंने आपको SAQ LAQ जो मार्क करके दिए। और टेक्निकली इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत सिंपल तरीका ये है कि मैं आपको इसका एक सिंपल एक ओवरव्यू भी समझा देता हूँ 2 मिनट में कि इस चैप्टर को आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने तो पूरा आपको लाइन बाय लाइन पूरा समझाया एंड एवरीथिंग, रिएक्शन वगैरह हमने लिखे, बट आप इस चैप्टर को आधे घंटे में रिवाइज कैसे कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप डिफाइन एंड क्लासीफाई कर लो, वो एक पार्ट हो गया खत्म, डिफाइन एंड क्लासीफाई। क्लासीफाई क्या था, फ्लो चार्ट था, मैंने वो करवाया आपको। उसके बाद आप क्या करो, ऐसे एक पूरा लिस्ट बनाओ, ठीक है, ऐसा लिस्ट बनाओ जहाँ पर आप नेम ऑफ पॉलीमर, उसके मोनोमर, उसका फॉर्मेशन का रिएक्शन और उसके यूजेस, बस इतना लिखो एक पेज में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, पॉलीमर लिखना, उसके मोनोमर्स लिखना, उसका रिएक्शन, फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना और उसके यूजेस लिखना। इसमें आपका पूरा चैप्टर देखना, आधे घंटे के अंदर नोट्स भी बन जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएगा। कैसे, तो आपको मैं बोलूँगा अगर समझो नाइलॉन 6 लिखना है आपने, तो आप क्या लिखोगे, इसका मोनोमर इप्सिलॉन कैप्रो लैक्टम। इसका फॉर्मेशन का रिएक्शन कैसा लिखोगे, कार्बन 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 नाइट्रोजन NH C डबल बॉन्ड O, सॉरी 6 कार्बन चाहिए, 6 कार्बन का चाहिए, C डबल बॉन्ड O NH, है ना। ये फिर ऐसा आपका इसका पॉलीमराइजेशन किया, मैंने बताया इसको बॉन्ड को ब्रेक करो, व्हाटएवर, पूरा रिएक्शन आपने लिखा और यूजेस में दो यूजेस लिख दिए कि भाई रोप्स बनाने के लिए यूज होगा और जो भी एकॉर्ड्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए वगैरह। तो सिंपल ऐसे बन गया 2 मिनट में आपका एक पॉलीमर, राइट। ऐसे आप सेम टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में क्या है, मोनोमर में क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर CF2 यूज होगा, है कि नहीं, समझ में आ रही बात सबको। इथीन है तो CH2 यूज होगा, है ना। PHBV है तो पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, स्ट्रक्चर के साथ में आप लिखते जाएंगे पूरा।
तो मैंने आपको बहुत एक डिटेल में कराया। अब आप जब चार्ट बनाओगे तो 2 पेज में पूरे चैप्टर के नोट्स रेडीमेड बन जाएंगे, और रिवीजन के लिए क्या है 5 मिनट लगेगा बस, ऐसे एक बार वो टेबल देख लिया, सारे प्रॉपर्टी सारे यूजेस आ गए, खत्म। इतना ईजी है। समझ में आ रही बात बच्चों? अगर आपको ये भी बनाने को कंटाला आ रहा है तो ऑनेस्टली मैं आपको बना के दे दूंगा, उसकी चिंता मत कर। चलो ठीक है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट रेडी भी है मेरे पास, ये पूरा बना हुआ है। मैं आपको एज इट इज उसको पूरा एक अच्छे से प्रेजेंट करके आई विल अपलोड इट ऑन द ऐप इन द स्टडी मटेरियल सेक्शन। ठीक है, तो आपको कुछ उसका चिंता नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, इफ यू वांट आई विल गिव यू द चार्ट फॉर्म आल्सो टुगेदर, या फिर इन्हीं नोट्स में मैं ऐड करके पीडीएफ में डाल देता हूँ, तो बेटर रहेगा कि आपको चार्ट फॉर्म में भी पूरा चैप्टर मिल जाएगा। ओके, तो ये आज इसको आप सब लोग कंप्लीट कर लो, पढ़ के खत्म कर दो, सो दैट इसके आप एमसीक्यूज भी बहुत इजीली करके फिनिश कर सको इसको। ठीक है।